Hello everyone, this is Mohit Advocate, and in this video, this is the part 2 of the rapid revision for the CRPC for Rajasthan Judicial Services examination. So in previous lecture, that is part 1, we have completed chapter 1 and chapter 2 in full detail, like a very detailed explanation in Hindi of all the provisions. And now in this chapter and in this video, we will complete section from section 26 to section 105, from chapter 3 to chapter 7, and I'm reading all the provisions from my criminal manual of CRPC. And let's begin without wasting a second, because exam is near and pressure is very high, so we have to complete rapidly every provision which is important for the preliminary purpose. Thank you. So I'm reading chapter 3, पावर ऑफ कोर्ट्स, अदालत की क्या शक्तियां हैं. सेक्शन 26, सेक्शन 26, कोर्ट्स बाय विच ऑफेंसेस आर ट्रायबल, वे कौन सी अदालतें हैं जो अपराधों को ट्राई कर सकती हैं. सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजंस ऑफ दिस कोड, जो इस कोड के सीआरपीसी के अदर प्रोविजंस अन्य कानून उनको तो मानना, बाकी नीचे पढ़ना. ए, एनी ऑफेंस अंडर द आईपीसी में बी ट्राइड, कोई भी अपराध जो आईपीसी में डिफाइंड है, जो सब्सटेंटिव लॉ में डिफाइंड है, वो कौन ट्राई करेगा. सब एड 1 द हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय. 2 द कोर्ट ऑफ सेशन, सत्र न्यायालय. 3 एनी अदर कोर्ट बाय विच सच ऑफेंस इज शोन इन द फर्स्ट शेड्यूल टू बी ट्राइबल, वह अपराध वह वाली अदालत ट्राई करेगी जिसको कि फर्स्ट शेड्यूल में बताया गया है कि कौन ट्राई करेगा. 26 का प्रोवाइजो, प्रोवाइडेड एनी ऑफेंस अंडर 376, 376 ए, 376 ए बी, 376 बी, 376 सी, 376 डी, 376 डी ए, 376 डी बी, 376 ई ऑफ द आईपीसी, ये सेक्सुअल ऑफेंसेस वाले ऑफेंसेस, ये कौन ट्राई करेगा. शैल बी ट्राइड एज फार एज प्रैक्टिकल बाय द कोर्ट प्रिसाइडेड ओवर अ वुमेन, तो इन सेक्सुअल ऑफेंसेस वाले अपराधों में जो जज साहब रहेंगी, जो जज साहिबा रहेंगी, वो एक महिला रहेंगी. अब सेक्शन 26 का क्लोज बी, एनी ऑफेंस अंडर एनी अदर लॉ, कोई और अपराध है और कोई किसी अन्य कानून का अपराध है, वो आईपीसी नहीं है पर वो कानून कोई अन्य कानून है जो पीनल कानून है. व्हेन एनी कोर्ट इज मेंशन इन दिस बिहाफ इन सच लॉ, अगर कोई कोर्ट, अगर कोई अदालत उस कानून के बिहाफ में मेंशन किया होगा कि कौन ट्राई करेगा, बी ट्राइड बाय सच कोर्ट, तो वही अदालत ट्राई करेगा. एंड व्हेन नो कोर्ट इज सो मेंशन, अगर कोई अदालत मेंशन नहीं है कि कौन उन अन्य कानूनों के अपराधों को ट्राई करेगा, तो मे बी ट्राइड बाय, तो कौन उसे ट्राई कर सकता है. 1 द हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय. 2 एनी अदर कोर्ट बाय विच सच ऑफेंस इज शोन इन द फर्स्ट शेड्यूल टू बी ट्राइबल, या कोई अदालत जिसको फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट 2 में बताया गया कि वो ट्राइबल है. फर्स्ट शेड्यूल में तो आईपीसी वाले बताए गए हैं, फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट 1 में तो आईपीसी वाले बताए गए हैं कि कौन कौन से 511 की 511 सेक्शन कि कौन सा मैजिस्ट्रेट ट्राई करेगा. लेकिन फर्स्ट शेड्यूल के ही पार्ट 2 में अदर ऑफेंसेस के लिए बताया गया कि कौन ट्राई करेगा और कौन ट्राई नहीं करेगा. सो ये हमारा हुआ सेक्शन 26. अब सेक्शन 27, जुरिडिक्शन इन द केस ऑफ जुवेनाइल्स, क्या क्षेत्रफल रहेगा अगर अपराधी कौन है, जुवेनाइल है, जो 18 साल से नीचे का बालक है. एनी ऑफेंस नॉट पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, वह अपराध जिसकी सजा क्या नहीं है, मृत्यु, कैपिटल पनिशमेंट नहीं है या उम्र कैद नहीं है. कमिटेड बाय एनी पर्सन, जो कि घटित हुआ है किसी व्यक्ति द्वारा. हु एट द डेट व्हेन ही अपीयर्स और इज ब्रॉट बिफोर द मजिस्ट्रेट, उस दिनांक पर जब उसको मजिस्ट्रेट के समक्ष लाया जाता है या वो मजिस्ट्रेट के सामने अपीयर होता है तो मतलब उसको सम्मन भेज के बुलाया जाता है, और ब्रॉट बिफोर होता है तो उसको वारंट के द्वारा लाया जाता है. इसका यह मतलब है बिफोर द कोर्ट, वो अदालत के सामने समक्ष होता है पर वो हाजिरी देता है. वो जुवेनाइल इज अंडर द एज ऑफ 16 ईयर्स, और वो जुवेनाइल कितनी उम्र से कम का है, 16 वर्ष की आयु से कम का है वो जुवेनाइल जिसने अपराध घटित किया है. मे बी ट्राइड बाय द कोर्ट ऑफ अ सीजीएम, तो उसको कौन ट्राई करेगा उस जुवेनाइल को, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ट्राई करेंगे. और बाय एनी कोर्ट स्पेशली एम्पावर्ड अंडर द चिल्ड्रंस कोर्ट 1960, चिल्ड्रन एक्ट 1960, या कोई और अन्य अदालत जिसको एम्पावर किया हुआ, शक्ति दी हुई है किसने, चिल्ड्रन एक्ट 1960 ने. और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग फोर्स, और कोई अन्य कानून ने समय के संदर्भ में उसको शक्ति दी हुई है. प्रोवाइडेड फॉर द ट्रीटमेंट, और किस चीज़ के लिए, उसकी बच्चे की, उस जुवेनाइल की ट्रीटमेंट के लिए, उसको सही करने के लिए, ट्रेनिंग के लिए, उसकी मेंटल ट्रेनिंग हो जाए. एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ यूथफुल ऑफेंडर्स, और रिहेबिलिटेशन हो जाए किसकी, यूथफुल ऑफेंडर्स की, जो यंग अपराधी होते हैं उनकी. सो ये सीधे बात कर रहा है जे एक्ट 2015 की, जो हमारे राजस्थान में भी आने वाला है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 की. सेक्शन 27 हमारा कंप्लीट हुआ. सेक्शन 28, सेंटेंसेज विच हाई कोर्ट एंड सेशन जजेस में पास, कितनी सजा हाई कोर्ट और सेशन जजेस पास कर सकते हैं. अब 28 का एक, हाई कोर्ट में पास एनी सेंटेंस ऑथराइज बाय लॉ, अब कानून में कोई भी हाईएस्ट से हाईएस्ट सजा है हाई कोर्ट वह दे सकता है. 28 का 2,
अ सेशन जज और एडिशनल सेशन जज मे पास एनी सेंटेंस ऑथराइज बाय लॉ। एक सेशन जज जो कि डीजे साहब होते हैं, या एडिशनल सेशन जज जो कि डीजे साहब से नीचे होते हैं पर वो डीजे साहब जैसी पावर रखते हैं, एडिशनल सेशन जज, वो कोई भी सजा जो कानून ने ऑथराइज करा कि वो दे सकते हैं। बट एनी सेंटेंस ऑफ डेथ पास्ड बाय एनी सच जज, पर कोई भी सजा अगर वे मृत्यु की दे रहे हैं, कैपिटल पनिशमेंट की दे रहे हैं बाय एनी सच जज, वो सेशन जज या वो एडिशनल सेशन जज, शैल बी सब्जेक्ट टू कन्फर्मेशन बाय द हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट को उस सेंटेंस को, डेथ सेंटेंस को कन्फर्मेशन लेनी पड़ेगी हाई कोर्ट से। किसको लेनी पड़ेगी? सेशन जज को, अगर वे मृत्यु की सजा दे रहे हैं। और कन्फर्मेशन किस में मिलती है? सेक्शन 366 सीआरपीसी में कन्फर्मेशन देता है हाई कोर्ट सेशन जज को कि हमने भी कन्फर्म मोहर लगा दी है कि हाँ इसको फांसी की सजा दे दी जाए। अब 28 का 3, एन असिस्टेंट सेशन जज, अब असिस्टेंट सेशन जज मे पास एनी सेंटेंस ऑथराइज बाय लॉ, अब वो भी कोई भी सेंटेंस पास कर सकते हैं जो भी कानून ने दे रखी है, एक्सेप्ट, एक्सेप्शन क्या है? सेंटेंस ऑफ डेथ और इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, पर वो फांसी की सजा नहीं सुना सकते और इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, उम्र कैद की सजा नहीं दे सकते। और ऑफर ऑफ इम्प्रिजमेंट फॉर टर्म एक्सीडिंग 10 ईयर्स, या 10 साल तक, 10 साल से ज़्यादा की भी वो जेल की सजा नहीं सुना सकते, किसी को सेंटेंस नहीं दे सकते। कौन? असिस्टेंट सेशन जज। ये हमारे हुए 28 का 3। अब सेक्शन 29 ऑफ सीआरपीसी, सेंटेंसेज विद मजिस्ट्रेट में पास, कौन कौन सी सजा मजिस्ट्रेट पास कर सकते हैं? 29 का 1, आ कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, अब जो अदालत होती है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब की, मे पास एनी सेंटेंस ऑथराइज बाय लॉ, बस वही सेंटेंस पास करेंगे जो कानून ने ऑथराइज की हुई है, जो कानून में लिखी हुई है, और कोई नहीं करेंगे। एक्सेप्ट, एक्सेप्शन क्या है? कौन सी नहीं कर सकते? सीजीएम साहब। अ सेंटेंस ऑफ डेथ, मृत्यु की सजा नहीं दे सकते। और ऑफ इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, उम्र कैद की सजा नहीं दे सकते। और ऑफ इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 7 ईयर्स, या कोई उतनी सज़ा नहीं दे सकते जितनी 7 साल से ऊपर की जेल नहीं कटवा सकते किसी भी अपराधी को, अगर जिसमें वो सजा करते हैं तो सीजीएम साहब। अब 29 का 2, द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, जो जेएमआईसी साहब हैं, मे पास अ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर्स, तो कितने साल तक की जेल दे सकते हैं? बस सजा कटवा सकते हैं 3 साल तक की, 3 साल से ऊपर की वो भी नहीं कटवा सकते। और ऑफ फाइन नॉट एक्सीडिंग 10,000 रुपीज़, और ऑफ बोथ, या फिर कितना फाइन दे सकते हैं जेएमआईसी साहब? 10,000 रुपये का फाइन दे सकते हैं, जुर्माना ठोक सकते हैं उस अपराधी पर, और बोथ, या दोनों, 3 साल की सजा भी और 10,000 रुपये का जुर्माना भी। पर राजस्थान में इसमें अमेंडमेंट है, राजस्थान में ये 10,000 का अमाउंट 50,000 रुपये है, 50,000 रुपये है। जेएमआईसी साहब 50,000 का फाइन ठोक सकते हैं अपराधी पर सजा करते वक्त। 29 का 3, द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास, जो जेएमएससी होते हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, मे पास अ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 1 ईयर, 1 साल तक की जेल कटवा सकते हैं, उसके ऊपर की नहीं कटवा सकते जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। और फाइन नॉट एक्सीडिंग 5,000 रुपीज़, और 5,000 तक का ही जुर्माना ठोक सकते हैं, और या फिर दोनों, 1 साल की जेल भी और 5,000 का जुर्माना भी। अब 29 का 4, द कोर्ट ऑफ चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट शैल हैव द पावर्स ऑफ द कोर्ट ऑफ सीजीएम, अब जो चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट रहेंगे मेट्रोपॉलिटन एरिया में, उनके पास कौन सी शक्तियाँ रहेंगी? जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की बता रखी है हमने 29 के 1 में। एंड डेट ऑफ अ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, द पावर्स ऑफ द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जो एमएम साहब रहेंगे उसके पास कौन सी शक्तियाँ रहेंगी? कि मान लो जो हमने जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को शक्तियाँ दी हुई हैं, वही उनके पास एमएम साहब के पास शक्तियाँ रहेंगी। 29(2) से उसकी शक्तियाँ एमएम साहब ले लेगा, ये बोल रहा है। अब सेक्शन 30, सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन, कि कितनी सेंटेंस होगी, अगर जेल की कितनी सजा कटवाई जाएगी अगर अपराधी को फाइन जुर्माना देने के लिए बोला तो पर उसने नहीं भरा, तो ये सेक्शन 30 बोलता है। 30 का 1, द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट, अदालत मजिस्ट्रेट की, मे अवॉर्ड सच टर्म ऑफ इम्प्रिजमेंट, अवॉर्ड कर देगी उतनी जेल की सजा, इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन, अगर तो जुर्माना अपराधी नहीं पे करता है एज इज ऑथराइज बाय लॉ, और वह जुर्माना उस पर लगाया क्यों गया था? क्योंकि कानून द्वारा बताया गया है कि इतना जुर्माना लगाना है, और अपराधी डिफॉल्ट कर देता है, नहीं देता है जुर्माना, तो अब क्या होगा? प्रोवाइड एट द टर्म, अब कितनी जेल की सजा सुनाई जाएगी अगर वो डिफॉल्ट करता है तो जुर्माना देने में? ए, इज नॉट इन एक्सेस ऑफ द पावर ऑफ द मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 29, पर वो जेल की सजा 3 साल से ऊपर की नहीं कटवा सकते अगर वो जुर्माना नहीं दे रहा है तो, और एक्सेस में नहीं होनी चाहिए। सीजीएम साहब के में 7 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए, असिस्टेंट सेशन साहब के में 10 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए, तो अब इन एक्सेस नहीं दे सकते, ठीक है, मतलब ज़्यादा में नहीं दे सकते। बी, शैल नॉट वेयर इम्प्रिजमेंट हैज़ बीन अवॉर्डेड एज पार्ट ऑफ द सब्सटेंटिव सेंटेंस, कि बिल्कुल भी नहीं, शैल है, मैंडेटरी है, बिल्कुल नहीं मानेंगे। वेयर इम्प्रिजमेंट हैज़ बीन अवॉर्डेड, जहाँ भी जेल कटवाना अवॉर्ड किया गया है एज पार्ट ऑफ द सब्सटेंटिव सेंटेंस, कि आप जेल तो काटोगे जो आपने अपराध किया, उसके लिए सब्सटेंटिव सेंटेंस जो आपकी मेन मुख्य अपराध की सेंटेंस थी वो एक्सीड 1/4 ऑफ द टर्म ऑफ इम्प्रिजमेंट विच द मजिस्ट्रेट इज कॉम्पिटेंट टू इन्फ्लिक्ट, और अब जितना मजिस्ट्रेट इन्फ्लिक्ट है, जैसे मजिस्ट्रेट जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास 3 साल के लिए इम्प्लिसिट है, मतलब उसको परमिशन मिली हुई है कि वो सजा कटवा सकता है, मतलब जेल कटवा सकता है, तो अब वो 1/4 3 साल का 1/4 की ही जुर्माने के लिए सजा दे सकता है।
अदरवाइज देन द इम्प्रिजमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ द पेमेंट ऑफ फाइन, अगर तो वह अपराधी जुर्माना की पेमेंट नहीं करता, इसीलिए अब वो 3 साल का 1/4 ही उसको ऐसा जुर्माने की डिफॉल्ट में सजा सुना सकते हैं मजिस्ट्रेट साहब। अब 30 का 2, द इम्प्रिजमेंट अवॉर्डेड अंडर दिस सेक्शन में भी इन एडिशन, जो सजा दी जाएगी जेल कटवाने की जुर्माने के डिफॉल्ट में, तो वो इन एडिशन होगी, मतलब जो उसकी सब्सटेंटिव जो मुख्य अपराध के लिए जो उसको सजा होगी उसके आगे होगी, मतलब वो 1 साल की उसको चोरी की दे दी और अब 3 महीने के उसको जुर्माना ना भरने के लिए दे दी, तो 1 साल 3 महीने ऐसे होगी। तो यही हमारा 30 का 3 बोलता है, 30 का 2 बोलता है। अब हम सेक्शन 31 पढ़ेंगे, सेक्शन 31 पढ़ेंगे। सेंटेंस इन केस ऑफ कन्विक्शन ऑफ सेवरल ऑफेंसेज एट वन ट्रायल, सेंटेंस इन केसेस ऑफ कन्विक्शन, उन केसेस में सेंटेंस, उन केसेस में क्या सजा होगी जहाँ कन्विक्शन हुई है सेवरल ऑफेंसेज में, बहुत सारे अपराधों में, एट वन ट्रायल, और वो सारे अपराध कौन सी ट्रायल में देखे जाते हैं, एक ही मुकदमे में, एक ही ट्रायल में, एक ही दीवानी मुकदमे के वो सारे ऑफेंसेज थे, अपराध थे, और उसको कन्विक्शन हुई है उस अपराधी को। बहुत सारे उसने कम से कम 5 तरह की उस पर धारा लगी हुई थी, और उसने वो 5 तरह की धारा एक ही ट्रांजेक्शन में की थी, तो उसकी ट्रायल कैसे चलेगी, उसकी ट्रायल एक ही चलेगी, ज्वाइंटर ऑफ ऑफेंसेज हो जाएगा इसमें 223 CRPC में। अब 31 का 1, व्हेन अ पर्सन इज कन्विक्टेड, जब एक व्यक्ति को कन्विक्ट कर दिया जाता है, उसको सजा सुना दी जाती है, एट वन ट्रायल, एक ट्रायल पर, ऑफ 2 और मोर ऑफेंसेज, उस ट्रायल में होना जरूरी है 2 से अधिक धारा, 2 या 2 से अधिक धारा तो होनी जरूरी है उस ऑफेंस में, एक ट्रायल के में। द कोर्ट में सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 71 ऑफ द IPC, अब कोर्ट ध्यान में रखेगा सेक्शन 71 ऑफ द IPC को, उसको मानेगा और आगे क्या करेगा, सेंटेंस हिम फॉर सच ऑफेंसेज, उसको सेंटेंस कर देगा उन अपराधों के लिए, टू द सेवरल पनिशमेंट्स प्रिस्क्राइब देयरफॉर, जितनी भी उन पनिशमेंट्स की उन सजा उन अपराधों के लिए सजा दी हुई है उनके लिए उसको पनिशमेंट कर देगा, उसको सेंटेंस दे देगा। विच सच कोर्ट इज कॉम्पिटेंट टू इन्फ्लिक्ट, और वह अदालत सक्षम भी है पनिशमेंट देने के लिए। सच पनिशमेंट व्हेन कंसिस्टिंग ऑफ इम्प्रिजमेंट टू कमेंस द वन आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ द अदर, कि वो ऐसी पनिशमेंट भी दे सकता है कि जो दूसरे अपराध की जो सजा इसकी चालू होगी वो पहले एक की खत्म हो जाएगी, उसके बाद ही दूसरे की चालू होगी, ठीक है। इन सच ऑर्डर एज द कोर्ट में डायरेक्ट, और ऑर्डर में वह डायरेक्शन कर देगी कि पहले एक अपराध की सजा पूरी होगी, उसके बाद वो काटेगा दूसरे अपराध की सजा उसी मुकदमे के लिए, एक ही ऑफेंस के लिए, एक ही ट्रांजैक्शन के अपराध के लिए। अनलेस एक्सेप्शन क्या है, द कोर्ट डायरेक्ट्स दैट सच पनिशमेंट शैल रन कंकरेंटली, अगर अन्यथा एक्सेप्शन क्या है, अगर कोर्ट अदालत ऑर्डर में लिखवा देता है कि नहीं जो सारे ऑफेंसेज की सजा है वो कंकरेंटली साथ साथ चलेंगी, मतलब चोरी की सजा भी साथ साथ चलेगी, और उसने किसी को चोट मारी थी चोरी करते वक्त तो उसकी सजा भी साथ साथ चलेगी, तो यही कह रहा है कि कंकरेंटली चलेगी, अन्यथा तो कॉन्जिक्यूटिवली चला सकता है अदालत, उसके पास पावर है। ये 31 का 1 बोलता है। 31 का 2, इन द केस ऑफ अ कॉन्जिक्यूटिव सेंटेंसेज, अगर वह एक के बाद एक पनिशमेंट की सजा उसने दी है मजिस्ट्रेट साहब ने, तो इट शैल नॉट बी नेसेसरी फॉर द कोर्ट बाय रीजन ओनली बाय द ऑफ द एग्रीगेट पनिशमेंट, यह बिल्कुल भी जरूरी नहीं है अदालत के लिए, बस इस कारण से कि जो उसकी एग्रीगेट पनिशमेंट हो रही है, जो एक के बाद एक वो काटेगा वो अपराधी, फॉर द सेवरल ऑफेंसेज, उन विभिन्न अपराधों के लिए जो उसने किए थे, बीइंग इन एक्सेस ऑफ द पनिशमेंट विच इट इज कॉम्पिटेंट टू इन्फ्लिक्ट, उससे ज़्यादा निकल रही है वो, जैसे एक के बाद एक काटेगा तो वो 6 साल की निकल रही है, और वो मजिस्ट्रेट क्या सोचता है, मैं तो 3 साल से ज़्यादा की दे ही नहीं सकता था, तो अब वो एक के बाद एक तो मैं दूंगा, तो वो 6 साल की काटेगा, तो वो ये मत सोच लेना कि वो कॉम्पिटेंट नहीं है, वो दे सकता है, क्योंकि उसमें उसकी पावर ट्वाइस हो जाएगी, 2 गुना हो जाएगी उसकी पावर। टू सेंड द ऑफेंडर फॉर ट्रायल बिफोर हायर कोर्ट, ये मत सोचना कि आप ऐसा करने पर कि आप सोचो कि 6 साल आपकी पनिशमेंट बढ़ रही है और आप तो 3 साल की दे सकते थे, तो आप बिल्कुल भी उसको हायर कोर्ट के सामने बस देना, आप ही कर सकते हो उसको 6 साल की सजा, आपकी पावर क्योंकि ट्वाइस हो जाती है। अभी आगे दिया गया प्रोवाइडेड 31 के 2 का प्रोवाइजो बताया गया है, ए इन नो केस शैल सच पर्सन बी सेंटेंस टू इम्प्रिजमेंट फॉर अ लॉन्गर पीरियड देन 14 ईयर्स, किसी भी केस में किसी मुकदमे में 14 साल से ज़्यादा की उसको सज़ा नहीं होगी अगर वो कॉन्जिक्यूटिवली सज़ा काटेगा वो अपराधी। बी 14 साल लिमिट है कॉन्जिक्यूटिव सजा पे। बी द एग्रीगेट पनिशमेंट शैल नॉट एक्सीड ट्वाइस द अमाउंट ऑफ पनिशमेंट विच द कोर्ट इज कॉम्पिटेंट टू इन्फ्लिक्ट फॉर अ सिंगल ऑफेंस, जो एग्रीगेट होगा, जो टोटल होगा कॉन्जिक्यूटिव पनिशमेंट्स का, वो मजिस्ट्रेट की पावर से दुगना नहीं होना चाहिए, 2 गुना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, दुगना ही होना चाहिए। 2.1 से भी मल्टीप्लाई नहीं होगा, इंटू 2 हो जाएगा। 3 साल अगर मजिस्ट्रेट साहब सजा दे सकते थे तो अब वो 3 का दुगना हो जाएगा, 6 साल अब वो दे सकते हैं अगर वो कॉन्जिक्यूटिवली सजा दे रहे हैं। जैसे चोरी की उन्होंने दे दी 3 साल, अब किसी मार पिटाई की वो सजा दे रहे हैं 2 साल, तो 5 साल की मजिस्ट्रेट साहब दे सकते हैं। यही हमारा 31 के 2 के प्रोवाइजो बोलता है, जो कि बहुत ईजी है। अब 31 का 3, फॉर द पर्पस ऑफ अपील बाय कन्विक्टेड पर्सन, आप मान लीजिए अगर अपील करता है एक कन्विक्टेड पर्सन जिसको दोषी ठहराया जा चुका है, जिसको सजा दी जा चुकी है, जिसको एक अपराध का दोषी ठहराया जा चुका है, कन्विक्टेड कर दिया गया है उसको, अगर वो अपील करता है तो द एग्रीगेट ऑफ द कॉन्सिक्यूटिव सेंटेंसेस, जो टोटल करेगा 3 साल की सजा उसको मिली थी और 2 साल में उसको मार पिटाई के लिए की थी, तो 5 साल को टोटल कर देगा। पास्ड अगेंस्ट हिम, जो कि उसके अगेंस्ट विरुद्ध पास हुई है अंडर दिस सेक्शन, इस सेक्शन के विरुद्ध 31 के उसके विरुद्ध उसको पास हुई है
शैल बी डीम्ड टू अ सिंगल सेंटेंस। तो मान लेंगे वह 3 साल की अलग सेंटेंस नहीं है या 2 साल की अलग सेंटेंस नहीं है, वो 5 साल की एक ही सेंटेंस है। ये हमारा 31 का 3 कह रहा है, और वो एक ही अपील में एग्रीगेट लिख देगा कि टोटल में आपको कितनी पनिशमेंट मिली, आप अपील में लिख दीजिए। ये 31 का 3 कह रहा है। अब 32 मोड ऑफ कन्फरिंग पावर्स, क्या मोड रहेगा कि पावर शक्तियाँ कन्फर की जाएंगी। 32 का 1 इन कन्फरिंग पावर शक्तियाँ देने में अंडर द सीआरपीसी, इस कोड के तहत द हाई कोर्ट और द स्टेट गवर्नमेंट, तो उच्च न्यायालय और राज्य सरकार, एज द केस में भी जैसा भी मुकदमा हो, मे बाय ऑर्डर एम्पावर पर्सन स्पेशली बाय नेम, एम्पावर कर देगी किसी व्यक्ति को स्पेशली उसके नाम से, और इन वर्च्यू ऑफ देयर ऑफिस, या उनके कार्यालयों के ऑफिस के वर्च्यू से, और क्लासेस ऑफ ऑफिशियल जनरली बाय देयर ऑफिशियल टाइटल्स, क्या वर्च्यू कर देगी, उनको क्या पावर दे देगी कि उनके जो ऑफिशियल्स रहेंगे उनको इस कोड के तहत पावर दी जाती है, जो उनके ऑफिशियल टाइटल्स हैं उनके तहत। जैसे मजिस्ट्रेट साहब को इस कोड के तहत पावर दी जाती है कि वो 3 साल की जेल करते हैं या फिर 10,000 का जुर्माना करते हैं। ये किसने पावर दी है, ये सेक्शन 32 ने मजिस्ट्रेट साहब को पावर दी है। कोर्ट ऑफ सेशन को पावर किसने दी है कि वो फांसी की सजा कर सकते हैं ऑथराइज बाय लॉ, वो सेक्शन 32 से उनको पावर मिल गया। कौन दे रहा है, उच्च न्यायालय दे रहा है और राज्य सरकार दे रही है, ठीक है। अब 32 का 2 एवरी सच ऑर्डर शैल टेक अफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑन विच इट इज कम्युनिकेटेड टू द पर्सन सो एम्पावर्ड। हर वह ऑर्डर कब परिणाम में आ जाएगा, जब से उस व्यक्ति को जिसको टाइटल मिला है, जिसको पावर कन्फर हुई है, जब से उसको पता लग जाएगा और जब से वह ऑर्डर मेक होगा तब से वह अफेक्ट में आ जाएगा, नतीजे में आ जाएगा, परिणाम में आ जाएगा। ये 32 का 2 बोल रहा है। अब सेक्शन 33 पावर्स ऑफ ऑफिसर अपॉइंटेड। अब जो ऑफिसर, जो कर्मचारी, जो अधिकारी अपॉइंट किए जाते हैं, नियुक्त किए जाते हैं, उनकी क्या शक्तियाँ हैं, ये 33 बताता है। व्हेनेवर एनी पर्सन होल्डिंग एन ऑफिस, जब भी कोई व्यक्ति एक कार्यालय होल्ड करता है इन द सर्विस ऑफ गवर्नमेंट, और वो किसकी सर्विस में वो कार्यालय होल्ड करता है, सरकार की सर्विस में, हु हैज़ बीन इन्वेस्टेड बाय द हाई कोर्ट और द स्टेट गवर्नमेंट विद एनी पावर अंडर दिस कोड, जिसको कोई शक्ति मुहैया करवाई है, उस व्यक्ति के अंदर इन्वेस्ट की है, किसने की है, उच्च न्यायालय ने या राज्य सरकार ने, थ्रू आउट एनी लोकल एरिया, और वो शक्तियाँ कहाँ इस्तेमाल करेगा, वो अधिकारी, वो ऑफिसर एक थ्रू आउट लोकल एरिया, पूरे लोकल एरिया में एक्सरसाइज करेगा। इज अपॉइंटेड टू एन इक्वल और हायर ऑफिस, उसको अपॉइंट किया जाता है या तो एक बराबरी के किसी ऑफिस के लिए या कोई उससे अधिक के ऑफिस के लिए, हायर ऑफिस के लिए, ऑफ द सेम नेचर, और वो ऑफिस किस नेचर का है, सेम श्रेणी का, सेम श्रेणी का है, जो कि उसको अपॉइंट पहले भी किया जा चुका था, उसको पावर पहले भी दी जा चुकी थी विद इन अ लोकल एरिया, और उसी लोकल एरिया में फिर उसको कोई सेम ऑफिस दे दिया जाता है अंडर द सेम स्टेट गवर्नमेंट, और वही राज्य सरकार उसको ऑफिस देती है। ही शैल, तो मैंडेटरी है, वो अधिकारी क्या करेगा, अनलेस द हाई कोर्ट, एक्सेप्शन क्या है, द हाई कोर्ट और द स्टेट गवर्नमेंट एज द केस में भी, जब तक कि उच्च न्यायालय, राज्य सरकार जैसा मुकदमा हो, अदरवाइज डायरेक्ट, और उसको निर्देश देती है तो और तरीके से, और एज अदरवाइज डायरेक्टेड, या और तरीके से कोई उसको निर्देश दिए जा चुके हैं, एक्सरसाइज द सेम पावर इन द लोकल एरिया, उस एरिया में भी जिसके लिए उसको दोबारा नियुक्त किया जाता है, सेम ऑफिस दिया जाता है, उस एरिया में वही पावर एक्सरसाइज करेगी इन विच ही सो अपॉइंटेड, जिस एरिया में उसको अपॉइंट किया गया है, जो वो पहले किसी एरिया में अपनी पावर एक्सरसाइज कर रहा था। बार बार उसके जनरल और स्पेशल ऑर्डर नहीं निकाले जाएंगे। अगर आप करनाल में बैठ के कुछ एक्सरसाइज, पावर एक्सरसाइज कर रहे थे जो आपको उच्च न्यायालय और राज्य सरकार ने दी हुई थी, तो आप, अगर आपका ट्रांसफर गुड़गांव हो गया है तो आप गुड़गांव में बैठ कर भी वही पावर एक्सरसाइज करोगे। यही हमें सेक्शन 33 बता रहा है। आपको बार बार जनरल और स्पेशल ऑर्डर नहीं दिए जाएंगे, ये आपको इतनी सारी पावर दी जाती है, ये दी जाती है, यही सेक्शन 33 क्लियर कर रहा है। ये ट्रांसफर वगैरह के ऊपर ज़्यादा फिट बैठता है, जैसे जजिस का ट्रांसफर हो जाता है इधर से उधर, उधर से इधर, उसके ऊपर फिट बैठ रहा है सेक्शन 33, ठीक है। अब सेक्शन 34 विड्रॉल ऑफ पावर्स। अब पावर्स को निकाल लिया जाता है, कौन निकालेगा अब, 34 का 1 द हाई कोर्ट और द स्टेट गवर्नमेंट, वही उच्च न्यायालय या राज्य सरकार, एज द केस में भी जैसा मुकदमा हो, मे विड्रॉ ऑल और एनी ऑफ द पावर्स, वापिस ले सकती है या तो सारी की सारी शक्तियाँ या कुछ शक्तियाँ, कन्फर्ड बाय इट, जो उसने कन्फर की थी, कौन से सेक्शन में कन्फर की थी, सेक्शन 32 में कन्फर की थी, अंडर दिस कोड, इस कोड के तहत कन्फर की गई थी, वो दी गई थी एक व्यक्ति को, ऑन एनी पर्सन, किसी व्यक्ति को वह दी गई थी, और बाय एनी ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू इट, या किसी अधिकारी को दी थी जो हाई कोर्ट से नीचे है या राज्य सरकार के कर्मचारियों से नीचे उसको दी गई थी, तो या तो सारी पावर उसकी निकाल लेगा, ले लेगा, या फिर कुछ भाग उन शक्तियों का ले लेगा। ये हमारा 34 का 1 कहता है। 34 का 2 एनी पावर्स कन्फर्ड बाय द सीजेएम, कोई भी पावर अगर कन्फर्ट किस हो गई है, कन्फर्ट किसने करी है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब ने की हैं, और बाय द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर जिला अधिकारी साहब ने की हैं, मे बी विड्रॉन बाय द रिस्पेक्टिव मजिस्ट्रेट, तो वो किसके द्वारा उनसे ले ली जाएगी, एक रिस्पेक्टिव मजिस्ट्रेट द्वारा ले ली जाएंगी। बाय होम सच पावर्स वर कन्फर्ड, और जिस मजिस्ट्रेट ने उनको वह पावर दी थी, या तो उस मजिस्ट्रेट से सीजीएम साहब या फिर जिला अधिकारी साहब पावर ले लेंगे। मतलब सीधी सीधी बात है, जिला अधिकारी साहब जो डीएम साहब रहेंगे वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब से उसकी पावर विड्रॉ कर लेंगे, सारी या कुछ पावर, और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब, जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो फर्स्ट क्लास रहता है उससे या तो सारी पावर विड्रॉ कर लेंगे या कोई पावर विड्रॉ कर लेंगे। यही हमारा सेक्शन 34 का 2 कहता है। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 35, सेक्शन 35 ऑफ द सीआरपीसी, पावर्स ऑफ जजेस एंड मजिस्ट्रेट एक्सरसाइजेबल बाय देयर सक्सेशन इन ऑफिस। शक्तियाँ क्या हैं उन जजेस की और मजिस्ट्रेट की जो कि एक ऑफिस खाली हो गया एक जज साहब का और उन्होंने
कोई वो दूसरे जज साहब का ऑफिस सक्सेस किया है, सक्सीड किया है, सक्सेस बने हैं वो। 35 का 1, सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजन ऑफ दिस कोड, इस कोड के सीआरपीसी के अन्य कानूनों को आप मानना, उनकी इज्जत करना, उसको सेव किया हुआ है। द पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ अ जज और मजिस्ट्रेट में बी एक्सरसाइज और परफॉर्म बाय सक्सेसर इन ऑफिस। जो पावर वो जज व मजिस्ट्रेट अपने ऑफिस में निभा रहा था, अब कोई दूसरा जज और मजिस्ट्रेट उसके ऑफिस में आ जाता है तो वो सेम पावर ही वो उसका सक्सेसर इन ऑफिस होल्ड करेगा और वही सेम पावर उसके पास भी रहेंगी। 35 का 2, वेयर देर इज एनी डाउट एज टू हु इज द सक्सेसर इन ऑफिस, अगर कोई शंका आ जाती है कि कौन सक्सेसर इन ऑफिस रहेगा ऑफ एनी एडिशनल असिस्टेंट सेशन जज, की अगर कौन ऑफिस को संभालेगा, किसके ऑफिस को, एडिशनल सेशन जज के और असिस्टेंट सेशन जज के। द सेशन जज शैल डिटरमाइन बाय ऑर्डर इन राइटिंग, तो सेशन जज डीजे साहब एक लिखित में ऑर्डर निकालेंगे और डिटरमाइन करेंगे, तय करेंगे। द जज हु शैल, कि कौन सा जज जो करेगा क्या, फॉर द पर्पज इज दोस कोड इस सीआरपीसी के तहत ऑफ एनी प्रोसीडिंग, कोई भी प्रक्रिया देखेगा और ऑर्डर अंडर या कोई ऑर्डर कर देगा इसके अंदर की कौन प्रक्रिया देखेगा, कौन सा मजिस्ट्रेट, कौन सा एडीजे साहब या एएसजे एडिशनल सेशन जज देखेगा प्रक्रिया। बी डीम टू द सक्सेसर इन ऑफिस, तो उसको मान लिया जाएगा कि वो ही सक्सेसर इन ऑफिस है ऑफ सच एडिशनल और असिस्टेंट सेशन जज, किसका, उस एडिशनल का और उस असिस्टेंट सेशन जज का। 35 का 3, वेयर देर इज एनी डाउट, जहाँ कोई शंका उठती है एज टू हु इज द सक्सेसर इन ऑफिस ऑफ एनी मजिस्ट्रेट, ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट के ऊपर बात हो रही है, सीजीएम के ऊपर बात हो रही है, कि जहाँ शंका उठ जाती है कि कौन जुडिशियल मजिस्ट्रेट है इस ऑफिस का जो खाली हो गया था, या जिसमें कोई व्यक्ति आना था, ऐसा जज ट्रांसफर होके, या कोई जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का ऑफिस खाली हो गया था, कोई व्यक्ति आना था जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की तरह ट्रांसफर होके, तो उसके ऊपर कोई शंका आ जाती है कि कौन है वो उचित व्यक्ति। द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तो सीजीएम साहब और जिला अधिकारी साहब एज द केस में भी जैसा मुकदमा हो, शैल डिटरमाइन बाय ऑर्डर इन राइटिंग द मजिस्ट्रेट हु शैल फॉर द पर्पज ऑफ दिस कोड और फॉर एनी अदर प्रोसीडिंग और देयर अंडर बी डीम्ड टू द सक्सेसर इन ऑफिस ऑफ सच मजिस्ट्रेट। तो सीजीएम साहब या जिला अधिकारी साहब ही एक लिखित में ऑर्डर निकाल देंगे और तय करेंगे कि कौन वो मजिस्ट्रेट है जो कि इस ऑफिस को होल्ड करेगा और सक्सेसर इन ऑफिस बनेगा। ये हमारा 35 का 2 बोलता है। अब 35 का 3, वेयर देयर इज एनी डाउट, 35 का 3 हो गया हमारा। 35 का वो भी 3 ही बताया था मैंने, 35 का सब सेक्शन 3 होगा हमारा। सेक्शन 35 पूरा हो गया है। अब हम करेंगे, हम चैप्टर 4 की तरफ बढ़ रहे हैं। अब चैप्टर 4 जो कि बोलता है, जो कि ए पार्ट है, जिसका बी पार्ट भी है, ये 2 ही पार्ट है इसके चैप्टर 4 के। ए पार्ट, पावर्स ऑफ सुपीरियर ऑफिसर्स ऑफ द पुलिस, पुलिसकर्मी जो सुपीरियर रैंक के हैं उनकी क्या शक्तियाँ हैं, ये सेक्शन 36 बताता है। 36, पावर ऑफ सुपीरियर ऑफिसर्स ऑफ पुलिस, पुलिसकर्मी जो कि सुपीरियर रैंक के उनकी क्या शक्तियाँ हैं। 36, पुलिस ऑफिसर सुपीरियर इन द रैंक ऑफ एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, वह पुलिसकर्मी जो कि सुपीरियर है, कौन से ऑफिसर से, एसएचओ से सुपीरियर है, जो जिसके 3 स्टार से भी ज़्यादा स्टार लगे हुए हैं, वह पुलिसकर्मी में एक्सरसाइज द सेम पावर्स, तो वह वही शक्ति एक्सरसाइज करेगा, वही उसके पास पावर रहेंगी जो 3 स्टार से ऊपर वाला पुलिसकर्मी है। थ्रू आउट द लोकल एरिया, पूरे लोकल एरिया में, पूरे उस इलाके में, टू विच दे आर अपॉइंटेड, जिसके लिए उनको नियुक्त किया गया है, एज मे बी एक्सरसाइज बाय सच ऑफिसर विद इन द लिमिट्स ऑफ स्टेशन, जैसा कि एसएचओ साहब अपने लोकल एरिया, अपने थाने के लोकल एरिया में करते। तो कोई एसीपी साहब आ गए हैं सेक्टर 15 गुड़गांव के थाने में, लेकिन वो एसीपी साहब तो गुड़गांव के हैं, तो वो यूँ कह रहा है कि 15 सेक्टर के इलाकों में भी वो एसीपी साहब की पूरी शक्ति रहेगी, पूरा उनका दोष रहेगा। कोई ये मत सोचना कि एसीपी साहब तो गुड़गांव, पूरे गुड़गांव के नहीं, वो सेक्टर 15 के भी एसएचओ बन जाएंगे और उनके पास भी वही शक्ति आ जाएंगी जो एसएचओ की रहती हैं। ये हमें सेक्शन 36 बता रहा है। अब इसका चैप्टर 4 का बी पार्ट, एड टू द मजिस्ट्रेट्स एंड द पुलिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन बनता है कि सहायता करेंगे किसकी, जज साहब की, मजिस्ट्रेट साहब की और पुलिस कर्मियों की। कौन करेगा, हम जैसे लोग करेंगे। 37, अब सेक्शन 37, पब्लिक वेंट टू असिस्ट मजिस्ट्रेट्स एंड पुलिस, जनता जनार्दन कब मदद करेगी मजिस्ट्रेट की और पुलिस कर्मी की। एवरी पर्सन इज बाउंड टू असिस्ट, हर व्यक्ति बाध्य है टू असिस्ट, किसकी मदद करने के लिए, मजिस्ट्रेट साहब की और द पुलिस कर्मियों की, पुलिस ऑफिसर की। रीजनेबली डिमांडिंग इज एड, जो कि बिल्कुल जेन्युइन तरीके से उनकी मदद मांग रहे हैं, तो वो बाध्य हैं, वो मदद करेंगी, असिस्ट करेंगी मजिस्ट्रेट साहब को और पुलिसकर्मी को। 37 का ए, इन द टेकिंग और प्रिवेंटिंग द एस्केप, या तो उन्हें करना है किसी का एस्केप, ऑफ एनी अदर पर्सन, किसी और अन्य व्यक्ति का एस्केप उन्हें करना है। होम सच मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर ऑथराइज हो है, जिस उस व्यक्ति का अरेस्ट करना है, उन्हें एस्केप कराना है, उन्हें टेक अवे करना है, जिसका वे मजिस्ट्रेट और पुलिसकर्मी जिसको अरेस्ट करने के लिए ऑर्डर निकाल सकते हैं और ऑर्डर कर सकते हैं, उनका उसको टेक अवे करना है, तो उसके लिए भी पब्लिक बाध्य होगी, उनकी मदद करेगी, एड करेगी। ठीक है। अब बी, इन द प्रिवेंशन ऑफ सप्रेशन ऑफ अ ब्रीच ऑफ द पीस, अगर कोई शांति भंग हो रही है तो अगर मजिस्ट्रेट साहब या पुलिसकर्मी साहब किसी जनता जनार्दन को बोल देंगे कि हमारी मदद करिए, कि शांति भंग करने वाले लोगों को इधर उधर भगा दिया जाए, तो वह भी बाउंड है, वे आम लोग की वह मदद करेंगे ही करेंगे।
अब सी, इन द प्रिवेंशन ऑफ एनी इंजरी अटेम्प्टेड टू बी कमिटेड ऑन द एनी रेलवे, कि बचा सके मजिस्ट्रेट साहब और वो पुलिसकर्मी बचा सके जनता जनार्दन की मदद से कि कोई चोट पहुंचाई जा रही है किसको, रेलवे को, रेलगाड़ियों को, कैनल को, किसी कैनल को, जो कि छोटी छोटी कैनल हुई नदियां होती हैं जो छोटी छोटी शहरों में, टेलीग्राफ को और पब्लिक प्रॉपर्टी या जनता जनार्दन की संपत्ति को, तो भी जो आम व्यक्ति है वो बाउंड रहेंगे, वो मदद करेंगे, असिस्ट करेंगे मजिस्ट्रेट साहब को भी और उस पुलिसकर्मी को भी। सेक्शन 38, एड टू पर्सन अदर देन पुलिस ऑफिसर एग्जीक्यूटिव वारंट। अब उस व्यक्ति को आप क्या एड दोगे, मदद करोगे, जो कि पुलिसकर्मी भी नहीं है, पर वो व्यक्ति क्या कर रहा है, वो एक वारंट को एग्जीक्यूट कर रहा है, एक मजिस्ट्रेट ने वारंट काट के दिया हुआ है, सॉरी, उसको वो निभा रहा है। अब सेक्शन 38 की बॉडी, व्हेन अ वारंट इज डायरेक्टेड टू अ पुलिस, व्हेन अ वारंट इज डायरेक्टेड टू अ पर्सन, जब एक वारंट डायरेक्ट होता है, निर्देशित किया जाता है एक व्यक्ति को, अदर देन अ पुलिस ऑफिसर, पर वो व्यक्ति जिसको वारंट दिया गया, निर्देशित किया गया है, वह पुलिसकर्मी नहीं है। एनी पर्सन में एड इन द एग्जीक्यूशन ऑफ सच वारंट, तो कोई भी व्यक्ति उसकी हेल्प कर सकता है उस व्यक्ति की, कि क्या हो, उस वारंट की एग्जीक्यूशन हो जाए, उस वारंट को प्राप्त कर लिया जाए, उस व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया जाए। इफ द पर्सन टू whom द वारंट इज डायरेक्टेड बी नियर एट द हैंड, अगर वह व्यक्ति जिसके पास वारंट है, मजिस्ट्रेट ने जिसको ऑथराइज किया हुआ कि आप अरेस्ट करके लीजिए, अगर वो आपके बिल्कुल हाथ के पास खड़ा हुआ है और आपकी मदद मांगता है, तो आपका कर्तव्य बनता है कि उसकी मदद करेंगे। एंड एक्टिंग इन द एग्जीक्यूशन ऑफ द वारंट, और वो व्यक्ति किसकी तरह कार्रवाई कर रहा है, उस वारंट को एग्जीक्यूट करवाने में, यही हमारा सेक्शन 38 बोलता है। अब सेक्शन 39, पब्लिक टू गिव इन्फॉर्मेशन ऑफ सर्टेन ऑफेंसेज, जनता जनार्दन जानकारी देगी इन सारे ऑफेंसेज की जो ये नीचे लिखे गए हैं। अब ये ऑफेंसेज ये सारे पढ़ने पड़ेंगे, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट ऑफेंसेज हैं, पर इनमें से मुश्किल से कोई पूछा जाता है तो आप इसकी सेल्फ स्टडी करिएगा। मेरे हिसाब से तो 39 को छोड़ ही दीजिए, मैंने तो आज तक इसको प्री में नहीं देखा है, मैंने कम से कम बहुत सारे 2 प्री दे लिए हैं, आज तक तो मैंने इनको देखा नहीं है, ठीक है। तो अब सेक्शन 40, ड्यूटी ऑफ ऑफिसर्स एम्प्लॉयड इन कनेक्शन विद अफेयर ऑफ विलेज टू मेक सर्टेन रिपोर्ट्स, उन अधिकारियों की क्या दायित्व हैं जो कि कार्यरत हैं, और कहाँ पे कार्यरत हैं, वो गाँवों में कार्यरत हैं, और वो गाँव के अफेयर्स को देखते हैं, उनके व्यवहार को देखते हैं, गाँव में क्या कार्रवाई हो रही है उनको देखते हैं। टू मेक सर्टेन रिपोर्ट्स, कि वो क्या कुछ रिपोर्ट्स बना के भेजेंगे कि वो अधिकारी जो कि गाँव में कार्यरत हैं। तो ये सेक्शन 40 भी है, ये भी आपको खुद पढ़ना पड़ेगा, ये बहुत लेंदी सेक्शन है, ना तो हमारा हो नहीं पाएगा आज सेक्शन 105 तक। अब चैप्टर 5, अरेस्ट ऑफ पर्सन्स, अब व्यक्तियों की गिरफ्तारी कैसे होती है, चैप्टर 5 में दिया गया है। सेक्शन 41 सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। व्हेन पुलिस मे अरेस्ट विदाउट वारंट, कब पुलिसकर्मी अरेस्ट कर सकता है बिना कोई वारंट दिखाए मजिस्ट्रेट साहब का। 41 सेक्शन 41 सीआरपीसी में दिया गया है। अब 41 का सबसेक्शन 1, एनी पुलिस ऑफिसर, कोई भी पुलिसकर्मी, कोई भी एनी पुलिस ऑफिसर, बी इट बी ए कांस्टेबल, बी इट बी ए कमिश्नर ऑफ पुलिस, नो डिफरेंस, एनी पुलिस ऑफिसर मे विदाउट एन ऑर्डर फ्रॉम अ मजिस्ट्रेट, कोई ऑर्डर की जरूरत नहीं है उसको मजिस्ट्रेट साहब के, विदाउट एन ऑर्डर फ्रॉम द मजिस्ट्रेट एंड विदाउट अ वारंट अरेस्ट एनी पर्सन, और ना तो वो वारंट दिखाएगा किसी व्यक्ति को और सीधा गिरफ्तारी कर लेगा उस व्यक्ति की जिसने क्या किया। ए, हु कमिट्स इन द प्रेजेंस ऑफ अ पुलिस ऑफिसर अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, उस व्यक्ति ने जिसकी गिरफ्तारी करनी है उसने क्या किया है, एक पुलिसकर्मी की मौजूदगी में कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, एक ऐसा ऑफेंस किया है जिसको कि पुलिसकर्मी के पास पूरी पावर है कि कोई भी उसको मजिस्ट्रेट के वारंट की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट उसको अरेस्ट कर सकता है। इस कोर्ट ने उसको पहले से पावर दे रखी, पर से ही इज हैविंग पावर, पर से। अब 41 का 1 का बी, अगेंस्ट होम अ रीजनेबल कंप्लेंट हैज बीन मेड, जिसके विरुद्ध एक कारणवश जानकारी मिली, एक दरख्वास्त मिली है, और क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन हैज बीन रिसीव, या एक बहुत ही एक बहुत ही मतलब क्रेडिबल मतलब ठोस जानकारी, कंक्रीट जानकारी उसके विरुद्ध में मिली है, रिसीव हुई है पुलिसकर्मी को, और रीजनेबल सस्पिशन एग्जिस्ट, या फिर एक कारणवश शंका पैदा हो रहा है उस व्यक्ति के प्रति, दैट ही हैज कमिटेड अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, की उस व्यक्ति ने क्या कमिट किया है, उस अपराधी ने जिसको गिरफ्तारी करनी है उसने एक कॉग्निजेबल ऑफेंस, एक ऐसा ऑफेंस घटित किया है जो कि पुलिस ऑफिसर के पास पावर है कि कोई वारंट दिखाने की जरूरत नहीं, सीधा गिरफ्तार करके थाने में डालो, लॉकअप में डालो। पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म विच में बी लेस देन 7 years, और उसने कौन सा अपराध किया उस व्यक्ति ने जिसकी सजा उसको 7 साल से कम की मिलेगी, और विच में एक्सटेंड टू 7 year, या फिर 7 साल मिलेगी या 7 साल से कम की मिलेगी उस व्यक्ति ने कोई ऐसा अपराध किया है। वेदर विद और विदाउट फाइन, या उसमें जुर्माना है या नहीं है, कोई फायदा कोई दिक्कत नहीं है। इफ द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड, जो नीचे वाली ये कंडीशन है ये सेटिस्फाई हो जाती है, ये शर्तें अगर सेटिस्फाई हो जाती है तो आप उसको अरेस्ट कर सकते हो विदाउट वारंट भी। अब सब एड 1, द पुलिस ऑफिसर हैज रीजन टू बिलीव,
और पुलिसकर्मी को यकीन करने के बहुत सारे कारण हैं। क्या? ऑन द बेसिस ऑफ सच कंप्लेंट की जो मेरे पास दरखास्त आई है, इन्फॉर्मेशन आई है, जानकारी आई है और सस्पिशन जो मेरे को शंका उठ रही है, डेट सच पर्सन हैज कमिटेड द सेड ऑफेंस, की ऐसे व्यक्ति ने जिसकी मैं गिरफ्तारी करने वाला हूँ इसने यह अपराध किया ही किया है। अब सब एट 2 द पुलिस ऑफिसर इज सेटिस्फाइड दैट सच अरेस्ट इज नेसेसरी, पुलिसकर्मी पूर्ण तरीके से संतुष्ट है कि ये गिरफ्तारी इस व्यक्ति की बहुत ही नेसेसरी है, जरूरतमंद है। ए टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम कमिटिंग एनी फर्दर ऑफेंस, रोकने के लिए कि यह व्यक्ति जिसने पहले ही अपराध कर दिया और मेरे को लग रहा है कि इसने अपराध किया है वो कोई और अपराध ना कर दे, इसके लिए गिरफ्तारी कर लेंगे। बी फॉर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ऑफ द केस, अच्छे से जांच पड़ताल हो सके उस अपराध में जो इस व्यक्ति ने किया है और मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई है उस विषय में। सी टू प्रिवेंट सच पर्सन, उस व्यक्ति को रोक सके फ्रॉम कॉजिंग द एविडेंस ऑफ द ऑफेंस टू डिसअपियर, कि वह जो उसने अपराध किया है उसके सबूतों को ना मिटा दे, डिसअपियर ना कर दे, गायब ना कर दे। और टेम्परिंग विद सच एविडेंस इन एनी मैनर, या छेड़छाड़ ना कर दे उन जो उसने अपराध किया है उस अपराध के सबूतों के साथ छेड़छाड़ ना कर दे, टेम्परिंग ना कर दे किसी भी तरीके से, तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। डी टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम मेकिंग एनी इंड्यूसमेंट थ्रेट और प्रोमिस, रोकने के लिए उस व्यक्ति को जिसने अपराध किया है कि वो ITP इंड्यूसमेंट ना दे दे, लालच ना दे दे, थ्रेट डरा ना दे और प्रोमिस किसी से वादा ना कर दे इस व्यक्ति से। टू एनी पर्सन अक्वाइंटेड विद द फैक्ट्स ऑफ द केस, उस व्यक्ति से ये ITP ना कर दे, इंड्यूसमेंट थ्रेट प्रोमिस ना कर दे उस व्यक्ति से जो उसने अपराध किया है उसके तथ्यों को जानता है और एक्वेंटेड है उसके फैक्ट से, उस तथ्यों से। सो एज टू डिसवर्ड हिम फ्रॉम डिस्क्लोजिंग सच फैक्ट्स टू द कोर्ट, और ITP वो क्यों दे रहा है, इंड्यूसमेंट थ्रेट प्रोमिस क्यों दे रहा है उस व्यक्ति को कि तुम जो मैंने अपराध किया उसके बारे में अदालत को मत बताना, और टू द पुलिस ऑफिसर, या किसी पुलिसकर्मी को मत बताना। तो ऐसे उस व्यक्ति को करने से रोकने के लिए पुलिसकर्मी उसको विदाउट वारंट अरेस्ट कर लेगा। अब ई एज अनलेस सच पर्सन इज अरेस्टेड, अगर यह व्यक्ति अरेस्ट नहीं किया गया, इसकी गिरफ्तारी नहीं की गई, हिज प्रेजेंस इन द कोर्ट व्हेन एवर रिक्वायर्ड कैन नॉट बी एंश्योर्ड, जब भी इसकी उपस्थिति अदालत मांगेगा तो इसकी उपस्थिति हम हाजिरी ला नहीं पाएंगे, तो इसको गिरफ्तार करना जरूरी हो गया है, तो पुलिसकर्मी उसकी गिरफ्तारी कर लेगा विदाउट एनी वारंट, और जिसमें उसकी सजा कितनी मिलेगी उसको 7 साल की या 7 साल से कम की। तो ये हमारा 41 का 1 हो गया। अब 41 का 1 का लेटर पार्ट पढ़ते हैं। एंड द पुलिस ऑफिसर शैल रिकॉर्ड व्हाइल मेकिंग सच अरेस्ट, अब पुलिसकर्मी क्या करेगा, एक रिकॉर्ड करेगा। क्या रिकॉर्ड करेगा? अपने कारण रिकॉर्ड करेगा कि मैं किस कारणवश मेरे को क्या लग रहा है कि मैं इसको अरेस्ट कर रहा हूँ, उसकी गिरफ्तारी कर रहा हूँ। हिज रीजन्स इन राइटिंग, उसके कारण लिखित में लिखेगा, लिखित में रिकॉर्ड करेगा। तो ये हो गया हमारा 41 का 1। अब 41 के 1 का प्रोवाइजो पढ़ते हैं। प्रोवाइड एट द पुलिस ऑफिसर शैल इन ऑल केसेस वेयर द अरेस्ट ऑफ पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड, बताया गया है पुलिसकर्मी उन हर मुकदमों में जहां गिरफ्तारी उस व्यक्ति की जिसने अपराध किया है बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं है, जरूरत नहीं है। अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस सबसेक्शन, इस सबसेक्शन के तहत 41 के तहत रिकॉर्ड द रीजंस इन राइटिंग फॉर नॉट मेकिंग द अरेस्ट, तो उसके कारण भी रिकॉर्ड करेगा कि आप अरेस्ट क्यों नहीं करें, गिरफ्तारी क्यों नहीं करो, आपको क्यों नहीं लगता कि कोई रिक्वायरमेंट है इसके अरेस्ट की, तो उसके लिए भी अपने कारण रिकॉर्ड करेगा। ये 41 का 1 का लेटर पार्ट था। अब 41 का BA, 41 के 1 का BA, अगेंस्ट होम क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन हैज बीन रिसीव्ड, जिस व्यक्ति के विरुद्ध एक कंक्रीट इन्फॉर्मेशन, एक कंक्रीट जानकारी मिली है, ठोस जानकारी मिली है, दैट ही हैज कमिटेड अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, की उस व्यक्ति ने एक कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, एक संज्ञेय अपराध किया है, पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू मोर देन 7 ईयर्स, और उसको उस अपराध के लिए कितनी सजा मिल सकती है, उस व्यक्ति को 7 साल से ज्यादा की जेल कटवाई जा सकती है। विद इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू मोर देन 7 ईयर्स, वेदर विद और विदाउट फाइन, या उसमें जुर्माना है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता। और विद डेथ सेंटेंस, या उस व्यक्ति को जो उसने अपराध किया है उसको फांसी की सजा, कैपिटल पनिशमेंट भी मिल सकती है। एंड द पुलिस ऑफिसर हैज रीजन टू बिलीव, और पुलिसकर्मी को पूरे यकीन करने के कारण है ऑन द बेसिस ऑफ दैट इन्फॉर्मेशन, और किस वजह से, सिर्फ जो उसके पास जानकारी प्राप्त हुई है उस इन्फॉर्मेशन की वजह से उसको कारण है, रीजन टू बिलीव है दैट सच पर्सन हैज कमिटेड द सेड ऑफेंस, की इसी व्यक्ति ने जो ये मेरे को जानकारी मिली है इसी व्यक्ति ने यह अपराध किया है, तो उसको भी अरेस्ट कर लिया जाएगा विदाउट एनी वारंट। अब 41 के 1 का C, हु हैज बीन प्रोक्लेम्ड एज एन ऑफेंडर, इसको PO घोषित कर रखा है, इधर अंडर दिस कोड, या तो इस कानून के तहत और बाय ऑर्डर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, या राज्य सरकार के किसी ऑर्डर के तहत उस व्यक्ति को, उस अपराधी को PO प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर रखा है। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर CRPC में कहाँ पे घोषित करते हैं, सेक्शन 82 CRPC में, ठीक है। और उसकी प्रॉपर्टी कहाँ पे अटैच करके, उसकी प्रॉपर्टी कुर्की कहाँ होती है, 83 CRPC में। अब 41(1) का D, इन हुज पोजेशन एनीथिंग इज फाउंड, जिसके पोजेशन में, जिसके पास क्या मिलता है, विच में भी रीजनेबली सस्पेक्टेड टू बी स्टोलन प्रॉपर्टी, उसके पोजेशन में, उस व्यक्ति के पोजेशन में जिसको अरेस्ट किया जाना उसके पोजेशन में क्या मिलता है, एक चोरी की हुई संपत्ति मिलती है। एंड हु मे रीजनेबली बी सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग कमिटेड एन ऑफेंस, और उसी के ऊपर शक होता है कि इसी ने ये चोरी संपत्ति की है और इसी ने ही डाका डाला था, इसने ही चोरी की थी, यही थीफ है, विद रेफरेंस टू सच थिंग, और जो इसके पास चोरी की चीज़ है, पोजेशन में है, इसने ही ये चोरी की है, तो उसको आप बिना वारंट के अरेस्ट कर सकते हो पुलिसकर्मी जी, ठीक है। 41 का 1 का E,
हु ऑब्स्ट्रक्ट्स द पुलिस ऑफिसर, जो बाधा डालता है किसी पुलिसकर्मी को, वाइल इन द एग्जीक्यूशन ऑफ ड्यूटी, जब वो पुलिसकर्मी अपनी दायित्व निभा रहा है, अपनी ड्यूटी कर रहा था, वो कोई बाधा डालता है। और हु हैज़ एस्केप, या कोई भाग चुका है पुलिसकर्मी की कस्टडी से, और अटेम्प्ट टू एस्केप, या फिर भागने का प्रयास करता है किसकी कस्टडी से, लॉफुल कस्टडी के उस पुलिसकर्मी के, तो भी उसको दोबारा से अरेस्ट किया जा सकता है। अब 41(1) का एफ, हु इज रीजनेबली सस्पेक्टेड ऑफ बीइंग अ डिजेटर, जो कि कारणवश एक व्यक्ति पर शक होता है कि ये तो डिजेटर है, ये तो आर्मी में से, ये तो हमारी फौज में से भागा हुआ कोई फौजी है जो कि फौज को छोड़ के भाग गया, तो उसको भी पुलिसकर्मी अरेस्ट कर लेगा बिना वारंट दिखाए। 41(1) का जी, who has been concerned in or against whom a reasonable complaint has been made, जो कि चिंता का विषय है और जिसके विरुद्ध एक रीजनेबल दरखास्त दी गई है, एक कारणवश दरखास्त दी गई है, has been made, और a credible information has been received, या एक बहुत सटीक जानकारी उसके विरुद्ध में रिसीव हुई है उस व्यक्ति के विरुद्ध में, और a reasonable suspicion exists, या फिर एक कारणवश एक शक उत्पन्न हो रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, उसमें है प्रेजेंट में, और ऑफ हिज हैविंग बीन कंसर्न इन एनी एक्ट कमिटेड एट एनी प्लेस आउट ऑफ इंडिया, कि इस व्यक्ति ने कोई ऐसा कार्य किया है और लेकिन हिंदुस्तान के बाहर किया है, कोई अपराध किया है इस व्यक्ति ने हिंदुस्तान के बाहर, विच इफ कमिटेड इन इंडिया, अगर वो हिंदुस्तान में अगर वह कार्य कमिट करता है इंडिया में, वुड हैव बीन पनिशेबल विद सच एन ऑफेंस, कि तो इसको अपराध की सजा मिलती, एंड फॉर विच ही इज अंडर एनी लॉ रिलेटेड टू एक्स्ट्राडिशन, और इसको जो कानून हमारे देश में बना हुआ है, जो हमारे देश में दूसरे देशों से ट्रीटी हुई पड़ी है एक्स्ट्राडिशन को लेके, कि अगर कोई अपराधी फॉरेन कंट्री का इंडिया में पाया जाता है तो उसको एक्स्ट्राडिट कर दिया जाएगा, बाहर उसके देश में भेज दिया जाएगा, ताकि उसको सजा दी जा सके, और अदरवाइज लाइबल टू बी अपीरेंटेड और डिटेन इन कस्टडी इन इंडिया, और या किसी कारणवश बाहर वाले देशों ने बोला हुआ है कि इस व्यक्ति की डिटेंशन कर लेना भारत में, तो उसको पुलिसकर्मी बिना वारंट दिखाए अरेस्ट कर लेगा। सो मेनली ये रेड कॉर्नर नोटिस जो होते हैं, जो एयरपोर्ट पे जो वांटेड होते हैं, जो वांटेड क्रिमिनल होते हैं फॉरेन टेरिटरी के, जो इंडिया में भाग भूग के आ जाते हैं, तो रेड कॉर्नर नोटिस भी एक इशू हो जाता है। हर एयरपोर्ट पे उस व्यक्ति की फोटो चिपका दी जाती है, हर एयरपोर्ट पे कंप्यूटर पे उस व्यक्ति का डाटा भेजा जाता है, जैसे उसका पासपोर्ट उस एयरपोर्ट पे लगता है वैसे ही पता लग जाता है कि ये व्यक्ति भारत के किसी एयरपोर्ट पे आ चुका है, और उसको वहीं से अरेस्ट कर लिया जाता है, या तो बाद में फिर उसको एक्स्ट्राडिट कर दिया जाता है, या उसको डिटेन यहीं पे इंडिया में कर लिया जाता है। ये हमारा हो गया अब 41 के सबसेक्शन 1 का क्लोज जी। अब हम पढ़ेंगे क्लोज एच, हु बीइंग अ रिलीज कन्विक्ट, एक जो दोषी व्यक्ति था लेकिन उसको छोड़ दिया गया है, कमिट्स अ ब्रीच ऑफ एनी रूल मेड अंडर सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 365। अब ये 365 नहीं है, ये 365 लेजिस्लेटिव एरर है, इसमें 360 कर लीजिए। 360 का 5 जो कि प्रोहिबिशन और एडमोनिशन की बात करता है, एक दोषी को छोड़ दिया गया है और उसने कोई शांति भंग की है, उसने कोई रूल 360 के 5 का रूल भंग किया है, तो उसको दोबारा अरेस्ट कर लिया जाएगा। एक पुलिसकर्मी उसको अरेस्ट कर लेगा, गिरफ्तारी कर लेगा, कोई वारंट नहीं दिखाएगा। अब 41 के 1 का आई, फॉर हुज अरेस्ट एनी रिक्विजिशन वेदर रिटन और ओरल, जिसकी गिरफ्तारी के लिए एक रिक्वायरमेंट आई है, एक जरूरत आई है, या तो वो लिखित रूप से आई है या मौखिक रूप से आई है, हैज़ बीन रिसीव्ड फ्रॉम अनदर पुलिस स्टेशन पुलिस ऑफिसर, और किसने वो रिक्वायरमेंट भेजी है, किसी और पुलिसकर्मी ने भेजी है, किसी और थाने के पुलिसकर्मी ने। प्रोवाइडेड द रिक्विजिशन स्पेसिफाई द पर्सन टू बी अरेस्टेड, पर वो रिक्विजिशन में यह लिखा हुआ है, यह बताया हुआ है कि किस व्यक्ति को आपको गिरफ्तार करना है, एंड द ऑफेंस और अदर कोर्स फॉर विच द अरेस्ट इज टू बी मेड, और उस व्यक्ति ने कौन सा अपराध किया है जिसको गिरफ्तार करना है, और एंड इट अपीयर्स देयर फ्रॉम दैट द पर्सन माइट लॉफुली बी अरेस्टेड विदाउट अ वारंट बाय द ऑफिसर हु इश्यूड द रिक्विजिशन, और यह दिख जाता है, यह बिल्कुल अपीयर हो जाता है कि जो व्यक्ति, जो पुलिस कर्मी उसकी अरेस्ट करने वाला है, और जो रिक्विजिशन उस ऑर्डर में लिखा है कि हाँ ये तो अपराध इसने किया है और उसकी रिक्वायरमेंट सही है, बिल्कुल जेन्युइन है, तो इसको अरेस्ट कर लिया जाएगा बिना वारंट दिखाए मजिस्ट्रेट साहब का। ये हमारे हो गए 41(1) के सारे क्लोजेज। अब हम 41 सेक्शन 41 सबसेक्शन 2 पढ़ेंगे। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 42, कह रहा है सेक्शन 42 में जो लिखा है उसको तो मानिएगा, अन्यथा आगे पढ़िए। नो पर्सन कंसर्न इन अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, कोई भी व्यक्ति जो चिंता रख रहा है किससे, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस से, जिसमें अरेस्ट बिल्कुल भी नहीं हो सकती, मैजिस्ट्रेट का वारंट पहले उसको दिखाना पड़ेगा तभी उसकी अरेस्ट होगी। तो कह रहा है किसी भी व्यक्ति की अरेस्ट नहीं होगी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में, और अगेंस्ट हुम अ कंप्लेंट हैज बीन मेड, और जिसके विरुद्ध एक दरखास्त मेड की गई है, दी गई है, और क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन हैज बीन रिसीव्ड, या एक सटीक जानकारी रिसीव हुई है, और रीजनेबल सस्पिशन एग्जिस्ट, या कोई कारणवश शंका पैदा हुई है उसके प्रति, ऑफ इज हैविंग सो कंसर्न की ये चिंता रख रहा है किससे, शैल बी अरेस्टेड, उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। एक्सेप्ट, एक्सेप्शन क्या है, अंडर अ वारंट और ऑर्डर ऑफ मैजिस्ट्रेट, आप मैजिस्ट्रेट साहब का एक ऑर्डर लीजिए और वारंट लीजिए, तभी आप नॉन कॉग्निजेबल केस में
अरेस्ट कर सकते हो एक व्यक्ति को जिसने कि नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस किया है, ठीक है, एक असंज्ञेय अपराध किया है, और आप मजिस्ट्रेट साहब का ऑर्डर लीजिए। अब सेक्शन 42 इसकी एक्सेप्शन है, सेक्शन 42 में आप अरेस्ट कर सकते हो, चाहे तो उस व्यक्ति ने नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस किया है या नहीं किया। उसने अगर व्यक्ति ने नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस किया है तो आप सेक्शन 42 में, जो कि नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस की बताता है अगर, तो आप उस व्यक्ति को अरेस्ट कर सकते हो बिना वारंट लिए हुए भी। और सेक्शन 42 सीधा सीधा किसकी बोलता है, एक अपराधी ने नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस किया है और वह पुलिसकर्मी उससे पूछता है कि तुम अपना नाम बताओ और तुम अपना पता बताओ, अपना एड्रेस बताओ। वह व्यक्ति या तो कुछ बोलता नहीं है या बोलता है तो पुलिसकर्मी को लगता है कि ये तो झूठ बोल रहा है, तो वह उसको अरेस्ट कर लेगा, गिरफ्तार कर लेगा, और जब तक कर लेगा, जब तक उसको अपनी हिरासत में रखेगा, जब तक कि उसका सही पता और उसका सही नाम पुलिसकर्मी को पता ना लग जाए। अगर और एक दिन के 24 घंटे बीत गए तब भी नहीं पता लगेगा तो वो मजिस्ट्रेट साहब को उस व्यक्ति को फॉरवर्ड कर देगा जो अपना सही नाम और पता नहीं बता रहा था। अब तो मजिस्ट्रेट साहब भी ऑर्डर करेंगे कि इसका सही नाम पता जब तक ना पता लग जाए इसको कस्टडी में भेज दिया जाए, जुडिशियल कस्टडी में। ये सेक्शन 42 बोलता है और कुछ नहीं बोलता है, ठीक है। अब हम सीधा करते हैं सेक्शन 41 कैपिटल ए, जो कि 2009 की सीआरपीसी की अमेंडमेंट से लाया गया था। और 2009 की अमेंडमेंट एक्ट कब से एनफोर्समेंट में आई थी? 30 अक्टूबर 2010 से एनफोर्समेंट में आई थी 2009 की अमेंडमेंट एक्ट। याद रखना 41 कैपिटल ए बहुत ही जरूरी सेक्शन है। नोटिस ऑफ अपीयरेंस बिफोर पुलिस ऑफिसर, एक नोटिस देगा हाजिरी के लिए, कौन देगा? पुलिसकर्मी देगा। किसको देगा? अपराधी को देगा। अब सब सेक्शन 1, द पुलिस ऑफिसर शैल, तो पुलिसकर्मी शैल है, मैंडेटरी है, देना ही पड़ेगा उसे। इन ऑल केसेस वेयर द अरेस्ट ऑफ पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड, हर उन मुकदमों में जहां एक व्यक्ति की जहां एक अपराधी की गिरफ्तारी बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है करने की, अंडर द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ 41 के 1 में अगर उसकी बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं लग रही अपराधी की, तो क्या करेगा पुलिसकर्मी? इशू अ नोटिस डायरेक्टिंग द पर्सन अगेंस्ट हुम अ रीजनेबल कंप्लेंट हैज बीन मेड, एक नोटिस इशू कर देगा। किस व्यक्ति को वो नोटिस दे देगा? जिसके विरुद्ध एक दरखास्त आई है, और वो दरखास्त कौन सी है? कारणवश दरख्वास्त है। और क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन हैज बीन रिसीव, या कोई एक ठोस सटीक जानकारी रिसीव हुई है पुलिसकर्मी को, और रीजनेबल सस्पिशन एग्जिस्ट, या एक कारणवश शंका पैदा हो रही है पुलिसकर्मी को, डेट ही हैज कमिटेड अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, की इस व्यक्ति ने क्या कमिट किया है? एक संज्ञेय अपराध। टू अपीयर बिफोर हिम, की उसके सामने हाजिरी दो। किसके सामने? पुलिसकर्मी के सामने। और एट सच अदर प्लेसेस एज मे बी स्पेसिफाइड इन द नोटिस, या कोई और जगह पे आप पुलिस ऑफिसर के सामने पुलिस थाने में हाजिरी मत दो, किसी और जगह में हाजिरी दो, जो कि नोटिस पे साफ साफ लिखा होगा कि आपको कहाँ आना है। आपको एमडीएस मॉल में आना है, आपको एमजीएफ मॉल के मैकडोनल्ड में आना है, उस नोटिस में लिखा होगा, ठीक है, अगर पुलिसकर्मी थाने में नहीं बुला रहे तो। ये 41A का सबसेक्शन 1 था। अब सबसेक्शन 2, वेयर सच अ नोटिस इज इशूड टू एनी पर्सन, जहाँ ऐसा नोटिस काटा जा चुका है एक व्यक्ति को, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ दैट पर्सन, यह अब ड्यूटी है, वह व्यक्ति बाध्य है, उसका दायित्व है किस व्यक्ति का जिसको नोटिस दिया गया है, टू कंप्लाई विद द टर्म्स ऑफ द नोटिस, की जो टर्म्स है उस नोटिस की उसको फॉलो करे, उसको कंप्लाई करे, उसकी शर्तों को निभाए, कि जहाँ बुलाए वहाँ जाए। अब सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 41 कैपिटल ए, वेयर सच पर्सन कंप्लाइज एंड कंटिन्यूज टू कंप्लाई विद द नोटिस, जब तक वह व्यक्ति कंप्लाई करता है, मान रहा है उन नोटिस की टर्म्स को, कंडीशंस को, और जब तक कि वो मान रहा है, जब तक कि वो कंटिन्यू है, बार बार कंटिन्यूसली मान रहा है, ही शैल नॉट बी अरेस्टेड, तो उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। शैल है, जब तक वो कंप्लाई कर रहा है तो बिल्कुल भी उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। इन रिस्पेक्ट ऑफ द ऑफेंसेस, की संदर्भ में, उस अपराध के संदर्भ में, रेफर टू इन द नोटिस, जो कि नोटिस में लिखा है उस अपराध के संदर्भ में उसको अरेस्ट नहीं कर सकते। अगर मीन वाले उसने कोई और अपराध कर दिया तब आपको उसको बिना नोटिस दिए गिरफ्तार कर सकते हो, बट जिस संदर्भ में आपने नोटिस काटा है और जहाँ अरेस्ट रिक्वायर नहीं थी तब आप उसको बिल्कुल भी अरेस्ट नहीं कर सकते। अनलेस एक्सेप्शन क्या है? फॉर रीजन्स टू बी रिकॉर्डेड, अब कारण रिकॉर्ड करेगा कौन? पुलिसकर्मी। द पुलिस ऑफिसर इज ऑफ द ओपिनियन दैट ही ought टू बी अरेस्टेड, जब अगर पुलिसकर्मी को यह लग जाता है कि इस व्यक्ति की अरेस्ट तो गिरफ्तारी तो अब जरूरी है, तो ही उसको अरेस्ट कर सकता है। ये हमारा सबसेक्शन 3 था, सेक्शन 41 कैपिटल ए का। अब हम पढ़ेंगे सबसेक्शन 4 41A का, वेयर सच पर्सन एट एनी टाइम फेल्स टू कंप्लाई विद द टर्म्स ऑफ द नोटिस, जहाँ वह व्यक्ति जिसको नोटिस दिया गया था वो फेल हो जाता है, विफल हो जाता है, और उन नोटिस की शर्तों को फॉलो नहीं करता है, कंप्लाई नहीं करता है, और इज अनविलिंग टू आइडेंटिफाई हिमसेल्फ, या अपने आप को पहचानने से मना करता है कि ये नोटिस जिसको दिया था वो तो मैं हुई नहीं, मैंने तो अपराध किया ही नहीं है। द पुलिस ऑफिसर में सब्जेक्ट टू सच ऑर्डर एज में हैव बीन पास्ड बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट इन दिस बिहाफ, तो पुलिसकर्मी क्या करेगा? अगर कोई मजिस्ट्रेट सामने ऑर्डर पास किया हो इस बिहाफ में, उसको तो फॉलो करेगा, उसको तो अपने नजरिए में रखेगा, उसको मानेगा, और क्या करेगा? अरेस्ट हिम फॉर द ऑफेंस मेंशन इन द नोटिस, तो उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा। जो अपराध आपने नोटिस में मेंशन किया था उसको बुलाने के लिए उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा। अगर वो अपने आप को पहचानने से मना करता है, वो बोलता है मैं कौन, ये नोटिस तो मेरा है ही नहीं, मैं तो ये व्यक्ति है ही नहीं, हूँ ही नहीं, तो उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा अगर वो यह कहता है। तो ये सबसेक्शन 4 में बोला हुआ है।
अब सेक्शन 41 कैपिटल बी बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ये कब से ऐड हुए थे सारे? ये 2009 की अमेंडमेंट से ऐड हुए थे। ये सारे 2009 की अमेंडमेंट से ऐड हुए थे और वो विद इफेक्ट फ्रॉम कब आई थी? 1 नवंबर 2010 में आई थी। सॉरी, मैंने पिछली बार 30/10/2010 बोल दिया था, लेकिन ये 1 नवंबर 2010 को फोर्स में आई थी, विद इफेक्ट फ्रॉम आई थी 2008 की अमेंडमेंट। ओके, सो सॉरी, वो मैंने अब करेक्ट कर लेना। 1 नवंबर 2010 को एनफोर्समेंट में आई थी 2008 की अमेंडमेंट, ठीक है। अब 41 कैपिटल बी 41B CRPC पढ़ेंगे हम प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूटीज ऑफ पुलिस, ड्यूटीज ऑफ ऑफिसर मेकिंग अरेस्ट। क्या प्रक्रिया रहेगी गिरफ्तारी करने में और एक पुलिसकर्मी के क्या दायित्व रहेंगे जब वो गिरफ्तारी कर रहा है। एवरी पुलिस ऑफिसर वाइल मेकिंग एन अरेस्ट शैल, हर एक पुलिसकर्मी, बीट बी या कांस्टेबल, बीट बी या कमिश्नर ऑफ पुलिस, तो वो क्या करेगा? शैल है, मैंडेटरी है। ए बेयर एंड एक्यूरेट, एक एक्यूरेट, एक सही तरीके से जो वर्दी है उसकी वो पहनेगा। विजिबल एंड क्लियर आइडेंटिफिकेशन ऑफ हिज नेम, जो कि विजिबल उसका नाम, उसका बिल्ला जो उसके नेम प्लेट होती है वो दिखनी चाहिए, वो ऐसी होनी चाहिए कि विजिबल है, वो अच्छे से दिख रही है। और उसके नाम की उसकी पहचान की उसके बिल्ले पर, उसके आई कार्ड पर जो उसकी छाती पर लगा होता है उसकी अच्छे तरीके से आइडेंटिफिकेशन हो पा रही है। विच विल फैसिलिटेट ईजी आइडेंटिफिकेशन। और ऐसा करने से क्या होगा? अगर वो साफ सुथरे अपने नाम प्लेट पहनेगा और वो कपड़े पहनेगा तो कि उसकी इजीली उसको पहचान लिया जाएगा कि ये कौन है, ये रमेश पुलिस वाला, ये सुरेश पुलिस वाला, ये दिनेश पुलिस वाला, तो ऐसे इसके लिए, ठीक है। बी प्रिपेयर अ मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट विच शैल बी, जब गिरफ्तारी कर रहा है एक व्यक्ति की तो मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट बनाएगा जो कि शैल मैंडेटरी, तो क्या होगा? सब एड 1 अरेस्टेड बाय एटलीस्ट 1 विटनेस, एक तो गवाह जहाँ गिरफ्तारी हो उसको उस मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट पे सिग्नेचर करेगा, हस्ताक्षर करेगा, अटेस्ट करेगा। हु इज द मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ द पर्सन अरेस्टेड, वो गवाह, वो अटेस्टेड विटनेस कौन हो सकता है? या तो उस गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति के परिवार का सदस्य हो सकता है, और अ रिस्पेक्टेबल मेंबर ऑफ द लोकेलिटी, या कोई आसपास जिस इलाके में अरेस्ट हो रही है, गिरफ्तारी हो रही है, उस लोकेलिटी का कोई रिस्पेक्टेबल सदस्य हो सकता है। वेयर द अरेस्ट इज मेड, जहाँ की गिरफ्तारी हो रही है। अब सब एट 2 काउंटर साइन बाय द पर्सन अरेस्टेड, वो मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है वो भी उसको काउंटर साइन करेगा, उसमें उस पर हस्ताक्षर करेगा, ठीक है। अब 41 कैपिटल बी का क्लोज सी इन्फॉर्म द पर्सन अरेस्टेड, जानकारी देगा उस व्यक्ति को जिसको अरेस्ट किया गया है। क्या जानकारी देगा? उस व्यक्ति को जिसको गिरफ्तार किया गया है। अनलेस एक्सेप्शन क्या है? द मेमोरेंडम इज अटेस्टेड बाय अ मेंबर ऑफ हिज फैमिली, भाई अगर मेमोरेंडम उसकी किसी फैमिली के सदस्य ने अटेस्ट करिए तो वो जानकारी नहीं देगा, अन्यथा तो देगा। दैट ही हैज अ राइट टू हैव अ रिलेटिव और अ फ्रेंड नेम बाय हिम टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ हिज अरेस्ट, कि तुम्हारे पास पूरा अधिकार है कि तुम जिस भी अपने दोस्त का या किसी भी अपने परिवार के सदस्य का नाम लोगे तो हम उसको तुम्हारी गिरफ्तारी की खबर पहुंचा देंगे कि तुम्हें गिरफ्तार कर लिया जा चुका है। यही हमें 41 के बी का क्लोज सी बताता है। अब 41 कैपिटल सी कंट्रोल रूम एट डिस्ट्रिक्ट, कंट्रोल रूम रहेंगे हर जिले में। तो 41 सी का सबसेक्शन 1 द स्टेट गवर्नमेंट शैल एस्टेब्लिश अ पुलिस कंट्रोल रूम, तो राज्य सरकार एस्टेब्लिश करेगी, स्थापना करेगी किसकी? पुलिस कंट्रोल रूम की, PCR रूम की। अब क्लोज ए इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, कहाँ करेगी? हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जिले में करेगी। बी द एट स्टेट लेवल, हर राज्य लेवल पे करेगी, राज्य स्तर पे करेगी। अब 41 सी सेक्शन 41 सी का सबसेक्शन 2 द स्टेट गवर्नमेंट शेल कोज टू बी डिस्प्लेड, राज्य सरकार क्या करेगी? डिस्प्ले करवाएगी किसके नाम? उन अपराधियों के नाम जिनको अरेस्ट किया गया है। ऑन द नोटिस बोर्ड, किस पर डिस्प्ले करवाएगी? एक नोटिस बोर्ड पर। कैप्ट आउटसाइड द कंट्रोल रूम्स एट एवरी डिस्ट्रिक्ट, जो कि नोटिस बोर्ड कहाँ रखे जाएंगे? हर जिले के कंट्रोल रूम के बाहर में नोटिस बोर्ड रखे जाएंगे। और उसमें क्या होगा? द नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ द पर्सन अरेस्टेड, उस नोटिस बोर्ड पे क्या लिखे रहेंगे? उन व्यक्तियों के नाम और उन व्यक्तियों का पता जो कि गिरफ्तार किए जा चुके हैं। एंड द नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द पुलिस ऑफिसर्स हु मेड द अरेस्ट, और उन पुलिसकर्मियों के भी नाम और उन पुलिसकर्मियों का पता कि वो कौन से थाने के पुलिसकर्मी हैं, वह भी उस नोटिस बोर्ड पर डिस्प्ले होगा। ये हमें 41 सी का सबसेक्शन 2 बता रहा है। अब 41 सी का सबसेक्शन 3 द कंट्रोल रूम एट द पुलिस हेडक्वार्टर एट द स्टेट लेवल, जो कंट्रोल रूम रहेगा, जो हेडक्वार्टर पे रहेगा, जो राज्य के स्तर पे रहेगा। शेल कलेक्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम, वह कलेक्ट करेगा। कंट्रोल रूम जो राज्य स्तर पे रहेगा वह कलेक्ट करेगा टाइम दर टाइम, समय दर समय। डिटेल अबाउट द पर्सन अरेस्टेड, की जानकारी कि कौन कौन से व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है, गिरफ्तार किया गया है। नेचर ऑफ द ऑफेंस विद विच दे आर चार्ज, कौन सी श्रेणी के अपराधों के लिए उनको चार्ज किया गया है, उन पर धारा लगाई गई है। एंड मेंटेन अ डेटाबेस फॉर द इन्फॉर्मेशन ऑफ द जनरल पब्लिक, और इस चीज़ के लिए एक डेटाबेस रेडी होगा जो कि किसको मुहैया करवाया जाएगा?
जनरल पब्लिक, जनता जनार्दन, आम लोगों को मुहैया करवाया जाएगा वो डेटाबेस। ये 41 कैपिटल सी बोल रहा है। अभी हमारे सारे ये जो 41A है, 41B है, 41C और 41D है, ये हमारे डी के बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1997 सुप्रीम कोर्ट की बदौलत ऐड किए गए थे। डी के बासु एक बहुत ही बड़े एक्टिविस्ट थे जिन्होंने की एक एली स्टोरी अपनी जो सुप्रीम कोर्ट की रिट होती है, लेटर लिखा था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। उस टाइम में कोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुआ करते थे, तो उस टाइम लेटर लिखा था कि पुलिस ऑफिसर बहुत अन्याय करते हैं आम लोगों के खिलाफ और जानकारी नहीं देते हैं कि कौन पकड़ा गया कौन नहीं पकड़ा गया, वैसे घुस जाते किसी भी घर में। तो डी के बासु जो कि हमारे NGO वर्कर थे, एक बहुत ही मतलब सोशल सर्विस करते थे, उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट में अपनी एली स्टोरी रिट को यूज़ करते हुए CJI को लेटर भेजा था, अपील स्टोरी लेटर भेजा था और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी अपील स्टोरी पावर को यूज़ करते हुए इसको एंटरटेन किया था और ये सारे प्रोविजंस हेल्ड किए थे कि अब यह शर्तें पुलिस कर्मियों को फॉलो करनी पड़ेगी, नहीं करेंगे तो उन पर डिसिप्लिनरी एक्शन होगा, कानूनी प्रक्रिया, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चालू हो जाएगी कि उसने ऐसा क्यों किया और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को क्यों फॉलो नहीं किया। सो हर पुलिसकर्मी इसको मानते हैं और नहीं मानते हैं तो आप उनके ऊपर एक्शन ले सकते हो। अब सेक्शन 41 कैपिटल D, 41 कैपिटल D, राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन टू मीट एन एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस ड्यूरिंग इंटेरोगेशन। क्या अधिकार है उस गिरफ्तार हुए व्यक्ति का कि वो एक वकील साहब, एक एडवोकेट साहब को मिल सकता है जब भी उसकी इंटेरोगेशन चल रही है, जब पुलिसकर्मी उससे पूछताछ कर रहे हैं, तो उस अरेस्टेड व्यक्ति की राइट है कि वह अपने वकील साहब से मिल सकता है। ये हमें सेक्शन 41 कैपिटल D बताता है। बॉडी पढ़ेंगे, व्हेन एनी पर्सन इज अरेस्टेड, जब एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है, एंड इंटेरोगेटेड बाय द पुलिस, और पुलिसकर्मी उसकी इंटेरोगेशन कर रहे हैं, उससे प्रश्न पूछ रहे हैं, ही शैल बी एंटाइटल्ड टू मीट एन एडवोकेट, तो ही शैल है, मैंडेटरी है कि वो अधिकारित है कि वो एक वकील साहब से मिल सके ऑफ हिज चॉइस, जो भी उसके पसंद के वकील साहब हैं, ड्यूरिंग इंटेरोगेशन। और कब मिल सकता है वो, जब वह प्रश्नबाजी उससे हो रही है, पुलिसकर्मी उससे प्रश्न पूछ रहे हैं, उसकी इंटेरोगेशन चल रही है उस ऑफेंस की जो उसने किया है। डोंट नोट थ्रू आउट इंटेरोगेशन, कुछ समय के लिए मिल सकता है, पूरी इंटेरोगेशन में वो शामिल नहीं रहेगा। भाई उसकी इंटेरोगेशन चल रही है, पुलिसकर्मी उसकी इंटेरोगेशन कर रहे हैं, ठीक है, 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा 1 घंटा ही मिलेगा। अब पुलिसकर्मी उसकी इंटरोगेशन 1 घंटे बाद तो चालू करेंगे। पुलिसकर्मी क्वेश्चन पूछते हैं, क्या तुम वहाँ गए थे, बोलता है अभी मेरे वकील साहब को बुलाता हूँ, अबे ये अलाउड नहीं है। कुछ समय के लिए मिल सकते हैं, नोट थ्रू आउट द इंटरोगेशन। अब पुलिसकर्मी तो आपसे पूरे 5 घंटे पूछताछ करेंगे, क्या आप 5 घंटे अपने वकील को बैठाए रखोगे? भाई बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, थ्रू आउट द इंटरोगेशन अलाउड नहीं है। और ये मान के चलेगा DGS के अभी जो 2023 में पेपर हुआ था प्री का, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था, थ्रू आउट द इंटरोगेशन बिल्कुल अलाउड नहीं है, कुछ समय के लिए अलाउड है। मीट एन एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस ड्यूरिंग इंटरोगेशन, थोड़ी से टाइम के लिए अलाउड है जब इंटरोगेशन चल रही है उस अपराधी की। तो ये हमारा हो गया सेक्शन 41 कैपिटल D। अब सेक्शन 42 मैंने आपको पीछे अभी थोड़ी देर पहले इस वीडियो में समझा ही दिया था। अब हम करते हैं सीधा सेक्शन 43 43, अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन एंड प्रोसीजर ऑफ ऑन सच अरेस्ट। क्या गिरफ्तारी एक प्राइवेट पर्सन, एक प्राइवेट व्यक्ति भी कर सकता है जो कि ना तो पुलिसकर्मी है ना कोई सरकारी अधिकारी है, एंड प्रोसीजर ऑन सच अरेस्ट, और क्या प्रक्रिया रहेगी ऐसी गिरफ्तारी की, ये हमें 43 में बताया गया। 43 में 43 सबसेक्शन 1, एनी प्राइवेट पर्सन में अरेस्ट, कोई भी प्राइवेट व्यक्ति अरेस्ट कर सकता है, कोई उसकी उम्र नहीं लिखी हुई, 100 साल का एक एक्सट्रीम ओल्ड एज का व्यक्ति भी अरेस्ट कर सकता है, एक नौजवान व्यक्ति भी अरेस्ट कर सकता है, एक बच्चा भी अरेस्ट कर सकता है, एक बच्चों का पूरा ग्रुप भी अरेस्ट कर सकता है एक व्यक्ति को। एनी प्राइवेट पर्सन में अरेस्ट, कोई भी प्राइवेट व्यक्ति अरेस्ट कर सकता है, गिरफ्तार कर सकता है। और कोज टू बी अरेस्टेड एनी पर्सन, या वो प्राइवेट पर्सन किसी और को बोलेगा कि इसे पकड़ लीजिए तो वो भी अरेस्ट करवा सकता है। हु एनी पर्सन, किसी व्यक्ति को, हु इन हिज प्रेजेंस कमिट्स अ नॉन बेलेबल एंड कोग्निजेबल ऑफेंस, तो जरूरी है होना चाहिए जिस व्यक्ति को वह अरेस्ट करवा रहा है प्राइवेट पर्सन, उसने उसकी हाजिरी में क्या ऑफेंस किया है, एक नॉन बेलेबल जिसमें बेल नहीं मिल सकती एज अ मैटर ऑफ राइट, वो अपराध किया है, या फिर एक कोग्निजेबल अपराध किया है, एक संज्ञेय अपराध किया है जिसमें कि पुलिसकर्मी के पास पावर होती है अरेस्ट करने की, तो ऐसे में वो प्राइवेट व्यक्ति भी अरेस्ट कर लेगा। और एनी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, या कोई PO है उसकी नज़र में तो उसको भी वो अरेस्ट कर लेगा या करवा देगा। एंड विदाउट अननेसेसरी डिले, और बिना कोई देरी करते हुए, शैल मेक ओवर और कोज टू बी मेड ओवर, या उसको खुद ले जाएगा या किसी को बोल देगा कि इस व्यक्ति को ले जाइए, कहाँ ले जाइए, सो अरेस्टेड जो कि गिरफ्तार किया गया, टू अ पुलिस ऑफिसर, किसको, इसको पुलिसकर्मी के पास ले जाइए, खुद ले जाएगा। और इन द एब्सेंस ऑफ अ पुलिस ऑफिसर, अगर पुलिस ऑफिसर नहीं है, पुलिस ऑफिसर की, पुलिसकर्मी की ना हाजिरी अनुपस्थिति उसके थाने से
टेक सच पर्सन और कोज हिम टू बी टेकन इन कस्टडी टू द नियर पुलिस स्टेशन, ठीक है। तो उसको कहाँ ले जाएगा, उस पुलिस थाने में ले जाएगा, या उसको किसी व्यक्ति को बोल देगा कि इसको पुलिस थाने में ले जाइए। अब 43 का 2, इफ देयर इज अ रीजन टू बिलीव दैट सच पर्सन कम्स अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 41, अगर पुलिसकर्मी को जो थाने में ले जाया गया, पुलिसकर्मी को यह लगता है कि बहुत सारे कारण हैं, रीजंस उत्पन्न हो रहे हैं कि इस व्यक्ति को अरेस्ट कर लेना चाहिए, गिरफ्तार कर लेना चाहिए सेक्शन 41 के प्रोविजंस में, अब पुलिस ऑफिसर शैल री अरेस्ट हिम। अब पुलिसकर्मी क्या करेगा, उसको री अरेस्ट करेगा। री अरेस्ट क्यों करेगा, क्योंकि प्राइवेट व्यक्ति ने उसको पहले अरेस्ट कर रखा है ना, अब पुलिस ऑफिसर को री अरेस्ट दोबारा गिरफ्तार करेगा। अब जो प्राइवेट पर्सन की गिरफ्तारी थी वो डिस्चार्ज हो जाएगी। अब वो किसकी गिरफ्त में आ जाएगा, वो अक्यूज पर्सन, वो अपराधी पुलिसकर्मी की गिरफ्त में आ जाएगा। अब 43 का 3, इफ देयर इज अ रीजन टू बिलीव दैट ही हैज कमिटेड अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, अब यह यकीन के कारण आ जाते हैं कि यह व्यक्ति जिसको गिरफ्तार किया गया है इसने तो असंज्ञेय अपराध किया है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, एंड ही रेफ्यूजेस ऑन द रिमांड ऑफ अ पुलिस ऑफिसर टू गिव हिज नेम एंड एड्रेस, और जब पुलिसकर्मी उससे उसका नाम और पता पूछता है वो मना कर देता है कि मैं नहीं बता रहा, और गिव्स अ नेम और रेजिडेंस विच सच पुलिस ऑफिसर हैज रीजन टू बिलीव टू बी फॉल्स, या ऐसा नाम या पता बताता है जो पुलिसकर्मी को बोल रहा है कि 100% झूठ बोल रहा है, ये इसका सच्चा नाम और ये इसका सच्चा पता नहीं है, ही शैल बी डेल्ट विद अंडर द प्रोविजन सेक्शन 42, तो उसको सेक्शन 42 के प्रोविजन की तरह डेल्ट करेंगे, जो मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था 42 में क्या लगते हैं उसी तरह। बट इफ देर इज नो सफिशिएंट रीजन टू बिलीव दैट, परंतु बिल्कुल भी कोई उचित कारण नहीं है क्या बिलीव करने की, क्या यकीन करने के, दैट ही हैज कमिटेड एनी ऑफेंस, किसने कोई अपराध किया है, ही शैल बी एट वंस रिलीज, तो उसको एक बारी में छोड़ दिया जाएगा उस अपराधी को, जो पहले तो प्राइवेट पर्सन ने गिरफ्तार किया था और फिर दोबारा री अरेस्ट किया था एक पुलिसकर्मी ने, उसको एकदम से छोड़ दिया जाएगा, उसको बिल्कुल भी पकड़ा नहीं जाएगा, रिलीज एट वंस, ठीक है, उसको छोड़ दिया जाएगा। तो ये सेक्शन 43 था, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्वेश्चन आ जाते हैं इससे। अब सेक्शन 44, अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट। तो आज की वीडियो तो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो मैं एक इवनिंग में एक वीडियो रिकॉर्ड कर दूंगा जिसमें मैं आज 100% 100 सेक्शंस करवाऊंगा, और वो मैं इवनिंग में एक लेक्चर रिकॉर्ड कर दूंगा 1 घंटे का। और अब हम आज तो बस हम पढ़ेंगे बस इस वाले लेक्चर में सेक्शन 60 कैपिटल ए तक पढ़ेंगे, ठीक है, 60 कैपिटल ए तक पढ़ेंगे। अब सेक्शन 44, अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट। अब क्या मजिस्ट्रेट साहब गिरफ्तारी कर सकते हैं, वही बताया है। 44 सब सेक्शन 1, व्हेन एनी ऑफेंस इज कमिटेड इन द प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट, जब कोई अपराध घटित होता है किसकी हाजिरी में, मजिस्ट्रेट साहब की हाजिरी में, वेदर एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल, या तो वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, विद इन इज लोकल जुडिक्शन, और उसके लोकल जुडिक्शन में वह ऑफेंस घटित होता है, उसके लोकल क्षेत्रफल में, ही में हिमसेल्फ अरेस्ट, या तो वो खुद अरेस्ट कर लेगा, खुद गिरफ्तार करेगा वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट, और ऑर्डर एनी पर्सन टू अरेस्ट द ऑफेंडर, या किसी और व्यक्ति को ऑर्डर कर देगा कि उस अपराधी को अरेस्ट कर लिया जाए, गिरफ्तार कर लिया जाए, एंड मे देयर अपॉन, और क्या कहेगा ऑर्डर करने के बाद, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस हियरिंग कंटेन एज टू बेल, और जो बेल के प्रोविजंस है वो तो मजिस्ट्रेट साहब और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब मानेंगे, कमिट द ऑफेंडर टू द कस्टडी, और फिर ऐसा करने पकड़वाने के बाद क्या करेंगे, उसको कस्टडी में भेज देंगे। कौन सी कस्टडी में भेज देंगे, पुलिस कस्टडी में या जुडिशियल कस्टडी में, ठीक है, पुलिस के पास भेज देंगे या जेल में भेज देंगे, कारागार में भेज देंगे, उसमें भेज देंगे। अब 44 का 2, 44 का 2, एनी मजिस्ट्रेट वेदर एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल, वही कोई भी मजिस्ट्रेट साहब जो भी एग्जीक्यूटिव है जुडिशियल है, मे एट एनी टाइम अरेस्ट और डायरेक्ट द अरेस्ट, कह रहे अरेस्ट कर लेंगे, डायरेक्ट कर देंगे अरेस्ट इन इस प्रेजेंस, उसकी प्रेजेंस में, मजिस्ट्रेट साहब की हाजिरी में, विद इन इज लोकल जुडिक्शन, अपने लोकल क्षेत्रफल में, ऑफ एनी पर्सन ऑफ हुज अरेस्ट ही इज कॉम्पिटेंट एट द टाइम एंड इन द सर्कमस्टेंसेस ऑफ टू इशू अ वारंट, कि जब उसकी लोकल जुडिक्शन में, लोकल क्षेत्रफल में कोई व्यक्ति उनको दिख जाता है कि इस व्यक्ति ने कोई अपराध किया था पहले और वो उसकी जुडिक्शन में घूमता हुआ दिख जाता है, तो मजिस्ट्रेट साहब उसको अरेस्ट कर लेंगे। तब भी वो मजिस्ट्रेट साहब उसको कैसे अरेस्ट करेंगे, एज अ मजिस्ट्रेट अरेस्ट करेंगे या किसी और व्यक्ति से करवा देंगे, लेकिन वह व्यक्ति जरूरी तौर पर उसकी एरिया में होना चाहिए, उस मजिस्ट्रेट की एरिया में, तभी सेक्शन 44 का सब सेक्शन 2 लगेगा, तभी अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट लगेगा। अगर वह मान के चलिए एक मजिस्ट्रेट साहब गुड़गांव के हैं और वो किसी दोषी को, किसी अपराधी को जैसलमेर में देख लेते हैं, वह अपराधी जैसलमेर में फरारी काट रहा है और मजिस्ट्रेट साहब भी जैसलमेर में घूमने गए हुए हैं नवंबर के महीने में ताज़ा ताज़ा हवा खाने के लिए, तो आप मान के चलिए मजिस्ट्रेट साहब वहाँ उसको एज अ मजिस्ट्रेट अरेस्ट नहीं करेंगे, वहाँ तो मजिस्ट्रेट साहब उसको अरेस्ट एज अ प्राइवेट पर्सन करवा सकते हैं या कर सकते हैं, ठीक है। पर अगर गुड़गांव में वो होता, क्योंकि उस अपराधी ने गुड़गांव में अपराध कर रखा है, तो गुड़गांव में अगर वह दिख जाता है छुट्टियां मनाता हुआ वह अपराधी, तो यहाँ पे मजिस्ट्रेट तो उसको एज अ मजिस्ट्रेट अरेस्ट करवा सकते हैं, लेकिन जैसलमेर में तो उसको वो मजिस्ट्रेट साहब भी कैसे अरेस्ट करेंगे, अरेस्ट एज अ प्राइवेट पर्सन ही अरेस्ट करेंगे। ये हमारा सेक्शन 44 हो गया। अब सेक्शन 45, प्रोटेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज फ्रॉम द अरेस्ट, पूरी तरीके से छूट है किसको,
फौज के व्यक्तियों को, फौजियों को पूरी तरह से छूट है कि उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं कर सकता। बस एक इसकी रिक्वायरमेंट है कि उन्होंने कोई ऐसा कार्य किया होना चाहिए, वो जो कार्य है उन्होंने ऑफिशियल ड्यूटीज़ को निभाते वक्त किया होना चाहिए, जब भी उनकी अरेस्ट नहीं होगी, वरना तो हो जाएगी। अगर उन्होंने अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज़ के अलावा कोई एक्ट किया, कोई कार्य किया, तब उनकी हो जाएगी। 45 यही सुरक्षा देता है उनको, और कुछ नहीं बोलता। बस यही इतना जानने के लिए ज़रूरी है। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 46, सेक्शन 46 अरेस्ट हाउ मेड। अब गिरफ्तारी कैसे होगी? 46 का इन मेकिंग एन अरेस्ट, एक गिरफ्तारी करने में द पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन मेकिंग द सेम शैल एक्चुअली टच और कन्फाइन द बॉडी। जो पुलिस ऑफिसर है जो अरेस्ट कर रहा है, गिरफ्तारी कर रहा है, वो कन्फाइन करेंगे शरीर को, किसके शरीर को? अपराधी के शरीर को, ऑफ द पर्सन टू बी अरेस्टेड, जो भी गिरफ्तारी होनी जिस व्यक्ति, अनलेस देयर बी ए सबमिशन टू द कस्टडी बाय वर्ड्स और एक्शन। अगर मुंह जुबानी बोलने से ही वह व्यक्ति अपने आप को पुलिस की जीप में बैठा लेता अपने आप को, तो क्या है, उसको बॉडी को कन्फाइन करेंगे, उसकी बॉडी को छुएंगे भी नहीं। ये 46 का एक हो गया। अब 46 का एक प्रोवाइजो प्रोवाइडेड वेयर वुमेन इज टू बी अरेस्टेड, जहाँ एक महिला को गिरफ्तार करना है, अनलेस द सर्कमस्टांसेस इंडिकेट टू द कॉन्ट्ररी, जब तक कि हालात ही कुछ विपरीत हालात दिखाते हैं, वो मानना, नहीं तो ये मानना। हर सबमिशन टू द कस्टडी और एन ओरल इंटीमेशन ऑफ अरेस्ट शैल बी प्रिज्यूम्ड। उस महिला की गिरफ्तारी कब मान लेंगे? आपकी हो चुकी है, जब ये आपने बोला कि जीप में बैठ जाओ, उस महिला की गिरफ्तारी तभी हो चुकी है, उसको कोई भी नहीं छुएगा। अगर जरूरत पड़ती है छूने की तो आगे बताएगा, अनलेस द सर्कमस्टांसेस अदरवाइज रिक्वायर, जब तक की जरूरत पड़ती है अगर उसको छूने की, वो ओरल सबमिशन से नहीं कस्टडी में अपने आप को जीप में डलवाती है अपने आप को। द पुलिस ऑफिसर इज अ फीमेल, और पुलिसकर्मी क्या है? एक महिला है। द पुलिस ऑफिसर शैल नॉट टच द पर्सन ऑफ द वुमेन। अब पुलिसकर्मी अगर महिला नहीं है तो मेल पुलिसकर्मी उस महिला को नहीं छुएगा, उसको टच भी नहीं करेगा फॉर मेकिंग हर अरेस्ट। बिल्कुल, और उसकी गिरफ्तारी के लिए मेल पुलिसकर्मी उसको टच नहीं करेगा। ओनली कौन करेगी? महिला पुलिसकर्मी ही उसको टच करेगी, उस महिला अपराधी को। ये 46 का 1 का प्रोवाइजो बोलता है। 46 का 2, इफ सच पर्सन फोर्सिबली रेजिस्ट द एंडेवर टू अरेस्ट हिम, अगर वह व्यक्ति टकराव करता है, पुलिस को टक्कर देता है कि मैं अरेस्ट नहीं होऊंगा, उनसे भी झगड़ाबाजी करता है, तो क्या होगा? और अटेम्प्ट टू एवेड, या फिर कोशिश करता है कि उसकी अरेस्ट, उसकी गिरफ्तारी बच जाए। सच पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन में यूज ऑल मीन्स नेसेसरी टू अवेड द अरेस्ट। तो ऐसा पुलिसकर्मी जो गिरफ्तारी कर रहा है, वो हर तरीके से अपने घोड़े दौड़ा देगा कि इस गिरफ्तारी को अंजाम में लाया जाए, इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाए। हर नेसेसरी मीन्स अपने घोड़े पूरे दौड़ा देगा वो पुलिसकर्मी की अब इसको गिरफ्तार कर लिया जाए, इस व्यक्ति को जो कि गिरफ्तार होना है। ये 46 का 2 बोलता है। अब 46 का 3, नथिंग इन दिस सेक्शन गिव्स द राइट टू कोज द डेथ ऑफ अ पर्सन। ये सेक्शन, इस सेक्शन से यह मत मान लीजिएगा कि आपको अधिकार मिला है, किसको? पुलिसकर्मी को अधिकार मिल गया है कि वह एक व्यक्ति की हत्या कर देगा, डेथ कर देगा। हु इज नॉट अक्यूज ऑफ ऑफेंस, जो कि व्यक्ति अपराधी नहीं है। कौन से अपराध का? पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ। उस अपराधी ने क्या नहीं कर रखा? उसने कोई हत्या का अपराध नहीं कर रखा जिसमें उसको सजा क्या मिलनी थी? उसको सजा उसमें फांसी मिलनी थी या उम्र कैद नहीं मिलनी थी। अगर उम्र कैद और फांसी मिलनी थी, क्या पुलिसकर्मी उसकी हत्या कर सकता है अरेस्ट करते वक्त? बिल्कुल कर सकता है। इसी में 46 के 2 में, 46 के 3 में ही सारे एनकाउंटर के केसेस फॉल करते हैं। जो भी ये मुख्य बड़े अपराधी होते हैं जो मर्डर करके भाग जाते हैं और इनका एनकाउंटर की खबर आती है, कभी गाड़ी पलट दी जाती है तो कभी कहीं पे कुछ हो जाता है, एक अपराधी को मार दिया जाता है पुलिस द्वारा, तो वो 46 के सब सेक्शन 3 के द्वारा उनका एनकाउंटर होता है, क्योंकि वे खुद हत्या करके गए हैं तो उनकी हत्या हो जाती है, पुलिसकर्मियों द्वारा एनकाउंटर हो जाता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अगर उन्होंने कोई ऐसा अपराध नहीं किया, उन्होंने मान के चलिए कोई 10 साल की सजा वाला अपराध किया है, तो क्या पुलिसकर्मी अब उसकी हत्या कर सकते हैं, उसकी मृत्यु, उसको एनकाउंटर कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। पुलिसकर्मी के ऊपर से 202 मर्डर का मुकदमा दर्ज हो जाएगा। ऐसा हुआ पड़ा है, मेरे एक क्लाइंट है उनके ऊपर हुआ पड़ा है जो कि पुलिसकर्मी है, और अब उनका केस पेंडिंग है मुंबई कोर्ट में। ठीक है, अब 46 का कैपिटल 4 सेक्शन 46 सब सेक्शन 4 सेव इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस कह रहा है 100 में से जो एक हालात निकल के आते हैं उसमें से उसको बचा लेना। क्या बचा लेना? नो वुमेन शैल बी अरेस्टेड आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज। कोई भी महिला को आप अरेस्ट नहीं करोगे सूरज छुप जाने के बाद और सूरज उदय हो जाने से पहले। एंड वेयर सच एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट, जहाँ 100 में से एक कोई हालात उत्पन्न हो जाते हैं जिसमें करना जरूरी है। कब करना जरूरी है? सूर्य छुप जाने से पहले और सूर्य उदय हो जाने के पहले करना जरूरी है उस महिला का अरेस्ट। तो क्या होगा? द वुमेन पुलिस ऑफिसर, एक महिला पुलिसकर्मी क्या करेगी? शैल बाय मेकिंग अ रिटन रिपोर्ट, एक लिखित में रिपोर्ट बनाएगी। कौन? एक महिला पुलिसकर्मी। ऑब्टेन द प्रायर परमिशन ऑफ द जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, इजाजत लेगी कौन से मजिस्ट्रेट की? JMIC की इजाजत लेगी। विद इन हुज लोकल जुडिक्शन द ऑफेंस इज कमिटेड, और किस मजिस्ट्रेट साहब की इजाजत लेगी? वह महिला पुलिसकर्मी जिसकी लोकल क्षेत्रफल में उस महिला ने अपराध किया था, उस मजिस्ट्रेट से लेगी। और द अरेस्ट इज मेड, या वह सोच के चलिए, मान के चलिए वह महिला जिसने अपराध किया था वह गुड़गांव की थी, वह गुड़गांव से भागकर वह फरार हो गई और गुड़गांव से भागकर मुंबई चले गई है। तो अब वो महिला पुलिसकर्मी जो उसको मुंबई में अरेस्ट करेगी तो आफ्टर सनसेट और बिफोर सनराइज कब करेगी?
सिर्फ मुंबई के किसी मजिस्ट्रेट की परमिशन लेके करेगी, अन्यथा तो नहीं करेगी। अन्यथा तो उसको सुबह होने से, सूर्य उदय होने तक रुकना पड़ेगा। नहीं तो मुंबई के किसी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की इजाज़त लेगी वह महिला पुलिसकर्मी। यही हमारा सेक्शन 46 बताता है। अब 47 से लेके अब 60 कैपिटल ये हम पढ़ेंगे। ये भी मैं सेकंड लेक्चर में पढ़ाऊँगा क्योंकि आज हमने बहुत सारे कर लिए हैं। तो हम सेक्शन 47 से लेके 60 कैपिटल ए तक और सेक्शन 105 तक आज दूसरी वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये वीडियो 1 घंटे 5 मिनट की तो हो चुकी है और मैं भी अब पढ़ाते पढ़ाते थक गया हूँ, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट सेक्शन है और मैंने हर एक वर्ड जो मेरी क्रिमिनल मैनुअल में लिखा हुआ है, इसमें CRPC एक क्रिमिनल मैनुअल, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्रिमिनल मैनुअल है। इसमें जो लिखा हुआ है आपको बिल्कुल हिंदी में जैसा कि होता है बिल्कुल वैसे ही बताया है, और इसके अलावा कोई डिफरेंट बातें नहीं बताता। यही होता है और यही ऐसी प्रक्रिया होती है। बिल्कुल एक एक वर्ड आपको एक्सप्लेन किया है। सो मान के चलिएगा, जो आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं, अगर मेरे वर्ड्स भी सुन रहे हैं, तो पेपर में अगर कोई गोला लगाने के लिए आएगा या गोला भरने के लिए आएगा तो आप हमेशा सही करेंगे, ये मेरा वादा है। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब। अगर कोई डाउट हो तो ईमेल में डिस्क्रिप्शन में अपना ईमेल दिख रहा हूँ। थैंक यू, बाय बाय।